चैप्टर 81 से 90 तक। धुंधकारी जो वामिका के ऐसी हालत होने पर हंस रहा था, वो कहता है, सेक्ट लीडर राजीव तुम्हारा वो सीनियर तो अभी भी नहीं आया, लगता है वो डरकर कहीं छुप गया है। तुम्हारा सीनियर तो बहुत ही मतलबी निकला, तुम्हारी बेटी के मरने पर भी सामने नहीं आया। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि तुमने एक बेकार के कमजोर को अपना सीनियर बना लिया, जिसका तुम इतना गुणगान कर रहे थे। और वो इतना बेकार और मतलबी निकला कि उसने तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, शायद वो अब तक तो स्पीति वैली ही छोड़कर भाग गया होगा। लटक सियांग बीस्ट अब वामिका के बॉडी को तरफ बढ़ने लगता है। वो बड़बड़ाता है, मैं अगर कुछ नहीं कर सका तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा पूर्ण रूप से, जो थोड़ी जान बची है तुम में वो भी मैं खत्म कर दूंगा। तुम अगर मेरे साथ चलने को तैयार हो जाती तो तुम्हें ऐसे बेकार की मौत नहीं मरनी पड़ती। वो बस वामिका के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि उसकी पूरी बॉडी ही जलकर राख बन गई, यहाँ तक कि उसका हथियार तक नहीं बचा। धुंधकारी जो हंस रहा था, वो ये नज़ारा देख घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। अचानक से लटक सियांग जलकर खत्म कैसे हो गया? कौन है यहाँ पर जो ये कर रहा है? तभी एक आवाज़ काफ़ी जोर से आती है, तुम सब की इतनी हिम्मत कि मास्टर के लोगों को परेशान किया और मास्टर की इंसल्ट की, अब कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला है। इसी आवाज़ के साथ बैटल ग्राउंड में गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी तो इतनी बढ़ गई थी कि छोटे लेवल के बीस्ट तो जलकर राख बन जा रहे थे। तभी आसमान में एक बड़ा सा आग में लिपटा हुआ कौवा आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई पक्षी नहीं, खुद एक आग का गोला हो जिसने अपना ऐसा रूप बना रखा था। ये गोल्डन फ्लेम कौवा था जो कि अक्षत से साथ रहता है। वो इस समय 5 मीटर बड़ा हो गया था और वो कोई कौवा नहीं दिखाई दे रहा था, वो एक जलती हुई अंगार लग रहा था जो किसी ज्वालामुखी से निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके आते ही धुंधकारी की एनर्जी बंधन से रंजीत और कीर्ति आज़ाद हो गए। वो दोनों तुरंत ही वामिका के बॉडी की तरफ भागे। राजीव तो अपनी गोद में वामिका के सिर को रख कर रो रहे थे। वामिका, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हारा पिता कैसे रहेगा तुम्हारे बिना? मेरी बेटी, आंखें खोलो। कौवा कहता है, प्रिंसिपल रंजीत जल्दी से मिस वामिका को मास्टर के पास ले जाए, मास्टर मिस वामिका का इलाज कर देंगे तो शायद वो बच जाए। प्रिंसिपल रंजीत हाँ में सिर हिलाते हैं और वामिका को उठाते हैं और अक्षत के घर की तरफ तेजी से बढ़ चलते हैं। कीर्ति राजीव को समझाती है, अंकल आप रोइए नहीं, हमारी वामिका को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रंजित संत लेवल 3 पर थे तो वो जल्द से जल्द वामिका को अक्षत के पास लेकर पहुंच सकते थे। कुछ देर पहले अक्षत लेटा था, वो अचानक से उठ गया, उसे कुछ बुरा महसूस हो रहा था। वो बड़बड़ाता है, मुझे अचानक से वामिका की चिंता हो रही है, क्या वो ठीक है? कौवा ये सुन लेता है। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि स्पीति वैली सेक्ट में बैटल चल रहा है, क्योंकि वहां की एनर्जी में उतार चढ़ाव है। वो सोचता है, क्या मास्टर के कहने का मतलब है कि मैं जाकर बैटल में निगरानी रखूं? इतना सोचकर वो उड़ जाता है। उसके बाद जो हुआ वह सामने ही था। धुंधकारी अपने सामने गोल्डन फ्लेम कौवे को देखकर हैरान था। वो कहता है, तुम हमारे बीच टांग क्यों अड़ा रहे हो? क्या गोल्डन फ्लेम कौवे की जाति वाले शैडो क्लैन से दुश्मनी लेना चाहते हैं? इसका अंजाम बुरा होने वाला है। शैडो क्लैन तुम्हारी पूरी जाति को ही खत्म कर देगा, तो इस मामले से जितना दूर हो सके उतना ही दूर रहो। कौवा इस पर हंसता है और कहता है, मेरा अपने जाति वालों से कोई मतलब नहीं है, मेरा उनसे सारा रिलेशन तब ही खत्म हो गया था जब उन सब ने मुझे कमजोर कहकर जाति से बाहर कर दिया था और रास्ते में मुझे मारने की कोशिश की। तुम अगर उन्हें खत्म भी कर देते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अब सिर्फ अपने मास्टर से जुड़ा हुआ हूँ और तुमने मेरे मास्टर की न केवल इंसल्ट किया बल्कि मेरे मास्टर के चाहने वालों को मारने की कोशिश की, यह माफी के लायक नहीं है। धुंधकारी डर गया था क्योंकि वो कौवा का लेवल देख ही नहीं पा रहा था कि वो है किस लेवल पर। वो समझ गया था कि कौवा उससे कई लेवल आगे है, तो वो ज़्यादा देर नहीं कर सकता है। पहला अटैक उसे ही करना होगा ताकि वो लीड ले सके। धुंधकारी अब 10 शैडो टेक्निक यूज करता है। उसके आसपास उसकी ही जितना पावरफुल 10 परछायां बन जाती है जो एक साथ कोई पर अटैक कर देते हैं। धुंधकारी ने अपने हाथ में उसे हाई ग्रेड का सेवर ले रखा था जिसको कि उसने रंजीत से छीना था, और उसने अपने एक परछाई को हाई ग्रेड का टूथपिक भी दे रखा था ताकि वो पीछे से हमला कर सके। उसने यही प्लान बनाया था। वो पहले ही अटैक में कोई को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता था ताकि वो ये बैटल जीत सके, नहीं तो अगर उसने कोई को अटैक करने का एक भी मौका दिया तो ये उस पर ही भारी पड़ने वाला था। कौवा ये देख कहता है, तो तुमने मेरे मास्टर का हथियार भी ले लिया है, तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। धुंधकारी सोचता है, क्या इन हथियारों का असली मालिक उसका मास्टर ही है? इसका मतलब राजीव सही कह रहा था कि जरूर इसका कोई बहुत पावरफुल सीनियर है। मुझे अब क्या करना चाहिए? जब मैं उसके एक पालतू बीस्ट से भी कमजोर हूँ तो उस व्यक्ति के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर कोई बात नहीं, ये हथियार तुम्हारे मास्टर का है तो अब तुम इसी से चोट खाओगे। इतना सोचकर वो कौवे पर तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसे शौक लगता है। वो उस सेवक को आगे बढ़ा ही नहीं पाता है और उसकी परछाई ने जो टूथपिक से हमला किया था वो टूथपिक कौवे के पास आकर रुक गई थी। वो बड़बड़ता है, यह क्या हो रहा है?
यह नहीं हो सकता है, ये दोनों ही एक हाई ग्रेड के हथियार है, तो ये ऐसे कैसे इन्हें रोक दे रहा है? जैसा कि मुझे फील हो रहा है कि इसने अपनी एनर्जी या टेक्निक का यूज़ ही नहीं किया है। कौवा हंसता है और कहता है, तुमने मेरे मास्टर को क्या समझ रखा है? उनके बारे में तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये हथियार मेरे मास्टर ने बनाई है, इनमें मेरे मास्टर की हल्की सी एनर्जी है, तो वो मुझ पर कैसे हमला करेंगे, जबकि मेरे अंदर मास्टर की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। धुंधकारी तो जैसे लड़खड़ा कर गिर ही गया। भला ऐसा कहाँ होता है? अगर इन हथियारों में चेतना होती तो मैं मान लेता कि यह हमला नहीं करेंगे, पर इनमें तो चेतना है ही नहीं, तो बस सिर्फ एनर्जी से यह नामुमकिन है। कौवा अपना पंख फैलता है तो उसके गोल्डन फ्लेम से धुंधकारी के सारे परछाई जलकर खत्म हो गए। धुंधकारी अब वहां से भगाने के फिराक में था, इसलिए उसने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ किया। इस तकनीक में यह था कि धुंधकारी के जैसे ही दिखने वाला उतना ही पावरफुल एक परछाई बन जाती है, जबकि 10 शैडो टेक्निक में 10 परछायां उतनी ही पावरफुल बनती है, पर परछायां काली होती है, उनका कोई चेहरा या एनर्जी नहीं होता है, जबकि इस टेक्निक में परछाई बिल्कुल उसी के जैसे दिखने वाली बनती है। मतलब अभी कोई के सामने जो धुंधकारी था वो बस उसकी एक परछाई थी और कुछ नहीं, जबकि वो भागकर काफी दूर निकल गया था। इन्हीं सब कारण से कि शैडो क्लैन वाले अपने आप को बचाने में बहुत आगे होते हैं। कौवा उस धुंधकारी के परछाई को जलाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो परछाई अपनी बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगती है और बीच बीच में कौवे के ऊपर हमला भी कर रही थी। धुंधकारी दूर से ये देखकर राहत की सांस लेता है और बड़बड़ता है, बच गया मैं, नहीं तो आज मैं मर जाता। वो अभी राहत की सांस लेकर यहाँ से भागने ही वाला था कि वो किसी के एनर्जी जाल में फंस जाता है और एक आवाज़ आती है, अरे कहाँ चले? ऐसे कैसे इतना कुछ करने के बाद जा सकते हो? धुंधकारी जब पीछे देखता है तो एक 3 मीटर मकड़ी थी। वो बड़बड़ाता है, एंशिएंट स्पाइडर क्लैन की मकड़ी। ये श्वेता थी। वो कहती है, हाँ मैं वही की हूँ। तुमने क्या सोचा तुम यहाँ से बचकर चले जाओगे? नहीं, पिछली बार तो मैंने उस शैडो कल्टीवेटर पर अटैक नहीं किया था क्योंकि मास्टर साथ में थे। उन्हें दिखावा करने वाले लोग पसंद नहीं है, पर इस बार तो मैं नहीं छोड़ने वाली। हालांकि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो भी मेरे मास्टर को पसंद करती है, पर मेरे मास्टर भी उसे पसंद करते हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरे मास्टर भी दुखी हो जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए अब तो तुम्हें भी मरना होगा। धुंधकारी कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मास्टर के साथ वो सब हैं। अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। श्वेता कहती है, माफ़ कर दूँ? तुम्हें नहीं पता था मेरे मास्टर के बारे में, तो मैं क्या करूं कि तुम्हें नहीं पता था? तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में पता होना चाहिए था। इतना कहकर श्वेता उसके ऊपर एनर्जी प्रेशर डालने लगती है। धुंधकारी के मुंह से खून आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें ये दुश्मनी भारी पड़ने वाली है। मेरे मरते ही शैडो क्लैन को पता चल जाएगा कि मैं मर चुका हूं और वो जल्दी ही यहाँ किसी और पावरफुल मेंबर को भेजेंगे, तब शायद से तुम्हारा वो मास्टर भी न बच सके। वो और कुछ कह पता कि उसकी गर्दन लुढ़कते हुए नीचे श्वेता के पैरों के पास आ जाती है। वो कहती है, बेवकूफ़ कहीं का, तुम्हारी शैडो क्लैन की क्या औकात मास्टर से लड़ने की? इतना कहकर श्वेता अपनी जाल को खींच लेती है, जिससे कि धुंधकारी की बॉडी कई टुकड़ों में कट जाती है। श्वेता वहां से चली जाती है। इधर कौवा जिस परछाई से लड़ रहा था वो भी खत्म हो जाता है। जब उसको बनाने वाला ही खत्म हो गया था तो उसका खत्म होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसका अस्तित्व अपने रियल बॉडी से ही था। कौवा अब बाकी के बीस्ट को भी खत्म कर देता है और फिर राजीव और कीर्ति को अपने एनर्जी में लपेटकर आगे बढ़ जाता है। इधर अक्षत के पास रंजीत वामिका की बॉडी लेकर आते हैं। वो आते ही चिल्लाते हैं, सीनियर सीनियर। अचानक से उन्हें ऐसे देख अक्षत चौंक जाता है। रंजीत वामिका को जमीन पर लेटाते हुए कहते हैं, प्लीज सीनियर, आप वामिका को बचा लीजिए। सामने वामिका को ऐसे बेजान देख उसके गर्दन पर कट का निशान, जिसने से अब भी ब्लड बाहर आ रहा था, तो अक्षत सदमे में चला जाता है। वो तो जैसे जम सा गया था, उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था। उसे वामिका की वो प्यारी मुस्कान याद आ रही थी जो अभी कुछ देर पहले ही उसने देखा था। उसका दिल जैसे रुक सा गया था, उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे थे। उसे वो दृश्य याद आने लगा था जब उसकी माँ पिता का कार एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे ही उसकी माँ के भी गले से खून आ रहा था। उन्होंने उसे बचाने के लिए उसे ढक लिया था। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अक्षत के सामने अंधेरा छा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दुख की अंधकार में डूबा जा रहा हो। अक्षत हमेशा से ही लड़ाई झगड़ों से दूर भागता आया था, इसलिए ही उसने मार्केट के बजाय शांति से यहाँ रहना चाहा था। उसने तो बचपन में अपने ही माँ पिता के एक्सीडेंट में कटे बॉडी को देखा था। इस कारण से ही उसमें एक डर भी था कि कहीं उसे ऐसा कुछ फिर से देखना ना पड़े। उसने अपने आप को इन्हीं सब वजहों से अच्छा बनाया। वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इसके जितना दर्द झेले। वो घुटने पर आ गया था। ऊपर आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे थे जो किसी भयानक अनहोनी का इशारा कर रहे थे। ऊपर काले बादल भयानक रूप ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तबाही मचाने के लिए तैयारी कर रहे हो। अक्षत के बॉडी से उसकी एनर्जी लीक कर रही थी जो ऐसा तबाही का मंजर बना रही थी।
अक्षत होश में नहीं था, वो तो अंधकार के समुद्र में डूबते जा रहा था। तभी रंजीत अक्षत को हिलाकर कहते हैं, प्लीज सीनियर, वामिका को बचा लीजिए। अक्षत को होश आता है, उसे याद आता है कि वो एक डॉक्टर है, वो ऐसे अपना होश नहीं हो सकता है, उसे अपने गम से बाहर आना होगा, नहीं तो उसके पेरेंट्स का उसे बचाने का क्या मतलब रह जाएगा, नहीं तो उसके डॉक्टर होने का क्या मतलब है। वो जैसे ही होश में आता है, ऊपर के काले बादल हट जाते हैं और उसकी एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। अक्षत जल्दी से वामिका के कट पर टांके लगता है और कुछ हर्ब्स का यूज करता है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी वो ये सब बहुत ही कम टाइम में कर लेता है। वो वामिका की धड़कन को चेक करता है, जो कि रुक चुका था। वो जल्दी से वामिका की चेस्ट को अपने दोनों हाथों से जोर से प्रेस करने लगता है, ताकि वामिका के गले में जो ब्लड जम चुका है वह हट सके और उसकी सांस लेने की नली साफ हो जाए। तभी वामिका के मुंह से वो सारा ब्लड बाहर आ जाता है। अक्षत ने इस दौरान अपने होठों को घबराहट में दांतों तले दबा लिया था, जिससे कि उसमें से भी ब्लड आ रहा था। पर अक्षत को इसका कोई ध्यान नहीं था कि उसके होठों से ब्लड बह रहा है। उसका पूरा ध्यान वामिका पर था। वो जब देखता है कि वामिका अब भी सांस नहीं ले रही थी, वो बड़बड़ता है, मुझे अब सीपीआर ही देना होगा, नहीं तो इसके सांसें एकदम से टूट जाएंगी। अक्षत वामिका को सीपीआर देने के लिए उसके मुंह को खोलता है और अपने मुंह से हवा भरने लगता है। इस दौरान अक्षत का ब्लड बहकर वामिका के मुंह से अंदर जा रहा था। अक्षत काफी कोशिश करता है। वामिका की चेतना में वामिका सिमट चुकी थी, उसकी आत्मा जैसे अब उसके शरीर को छोड़कर जा रही थी, लेकिन कोई उसे हक कर लेता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो उसे जाने से मना कर रहा था। यह कोई और नहीं अक्षत था। वामिका की आत्मा भी उसे हक कर लेती है। ये सब वामिका के सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था, ये कोई वास्तविक नहीं था। और इसी के साथ अंततः उसकी सांसें लौट आती हैं। ये देखकर अक्षत के चेहरे पर एक स्माइल ले जाती है, वो राहत की सांस लेता है। रंजीत ने तो जब देखा कि अक्षत वामिका को सीपीआर दे रहा है, तो उन्हें लगा कि वो वनिका को किस कर रहा है। वो अपनी आंखें अपने हाथों से बंद कर लेते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच से फिर भी वो यह नज़ारा देख रहे थे कि अक्षत वामिका को किस करता और फिर उसके चेस्ट को प्रेस करता। वैसे ये सीपीआर तो अक्षत तो अपनी दुनिया से जानता था। यहाँ पर सीपीआर जैसा कोई इलाज का तरीका नहीं था। यहाँ तो वही हर्ब्स, सुइयां और एनर्जी जैसे ही चीज़ों की तरीकों का यूज़ किया जाता है। अक्षत ने वो सब ट्राई कर लिया था, लेकिन जब वामिका की सांसें नहीं आई तो फिर उसे अपने दुनिया के लाइफ सेविंग प्रोसेस याद आया जो सीपीआर था, तो उसे उसी का ही सहारा लेना पड़ा। उसने बस ये ऐसे ही ट्राई किया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये तरीका यहाँ के लोगों पर काम करता है कि नहीं, लेकिन काम कर गया था। अक्षत ऊपर देखकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, मेरी मदद करने के लिए। रंजीत ऊपर देखकर कहते हैं, सीनियर किससे बात कर रहे हैं और ये भगवान कौन है? मुझे तो ऊपर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। टॉमी जो अक्षत के इस तरीके को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस तरीके को सीख रहा हो ताकि वो भी आने वाले समय में इसका प्रयोग कर सके। कोई यह सब काफ़ी देर से देख रहा था, जो बहुत ही गुस्से में थी। वो थी ईशानी। वो काफ़ी देर से गहरी नींद में सोई हुई थी। वो उठ तो कब की जाती, लेकिन जब अक्षत दोपहर में हथियार बनाने जा रहा था तो उसने उस कमरे में साउंड सीलिंग फॉर्मेशन लगा दिया था, जिसके कारण जब अक्षत हथियार तैयार कर रहा था तो उसकी आवाज़ ईशानी तक नहीं पहुंच रही थी, तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हुई। उसकी नींद अभी कुछ देर पहले ही खुली। वो आंखें रगड़ते हुए बाहर आई तो उसने सामने का नज़ारा जब देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने तो वो अक्षत को किसी बेहोश लड़की को किस करते और उसके चेस्ट को प्रेस करते देख रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वो सोचती है, इसकी तो बेशर्मी बढ़ती ही जा रही है। पहले तो मेरे साथ ही ऐसी ठरकीपना करता रहता था, अब तो एक दूसरी लड़की के साथ भी कर रहा है। बेशर्म ठरकी, मैं किसी दूसरी लड़की के साथ इसको ऐसी हरकत करते नहीं देख सकती हूँ। अक्षत बेचारा राहत की सांस ले रहा था और उसके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी कि उसने वामिका को बचा लिया। और ये देखकर तो ईशानी बड़बड़ाती है, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे इसको बहुत अच्छी चीज़ मिल गई हो। ये ऐसे कैसे किसी दूसरी लड़की के साथ कर सकता है? इतना कहकर वो तेजी से बढ़ी और उसके पास पहुंच उसे एक जोर की लात मारी, जिससे अक्षत थोड़ा दूर लुढ़क गया। वो पीछे मुड़कर देखता है कि यह हरकत करने वाली कौन है, तो ईशानी गुस्से से उसे घूर रही थी। वो कहती है, ठरकी कहीं के, क्या मैं कम पड़ गई थी जो तुम किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो? अक्षत तो उसे टुकर टुकर देखते लगता है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है और मुझे ये बार बार ठरकी क्यों कहती है। हाँ, एक दो बार मैंने ऐसी हरकत की है, पर मैं ऐसा हमेशा थोड़ी करता हूँ। रंजीत तो ईशानी को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन है जो सीनियर को ऐसे लात मार रही है और उन्हें ठरकी भी कह रही है। कहीं ये उनकी वाइफ तो नहीं है? मुझे पहले में जाकर उनकी गलतफहमी को दूर करना होगा। रंजीत ईशानी के सामने घुटने पर आकर कहते हैं, मिस, आपको कुछ जरूर गलतफहमी हो गई है। सीनियर तो बस मेरी भतीजी को बचा रहे थे, उसने अपने गले पर खंजर मार लिया था। ईशानी वामिका की हालत देखती है, जिसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस मरने ही वाली हो। वो वामिका के गले पर पट्टी भी लगा देखती है।
तो अक्षत से कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? उसकी पट्टी लगाए, हर्ब्स का यूज़ किया है, इतना तो समझ आया, पर जो तुम कर रहे थे ये किसी बेहोश लड़की का फ़ायदा उठाना नहीं हुआ क्या? अक्षत बड़बड़ाता है, क्या मैंने किसी बेहोश लड़की का फ़ायदा उठाया है? ये मुझे गलत समझ रही है। अक्षत कहता है, इस तरीके को सीपीआर कहते हैं। ईशानी कहती है, सीपीआर? उसका ऐसा कन्फ्यूज़न भरा चेहरा देख अक्षत कहता है, तुम ज़मीन पर लेटो तब मैं बताता हूँ। वो अपना हाथ आगे करता है तो ईशानी उसे गुस्से से घूरने लगती है। वो सोचती है ये तो बहुत ही चालाक है, पहले इस लड़की के साथ किया और अब ये मेरे भी साथ वही करना चाहता है। अक्षत उसका गुस्से से भरा चेहरा देख सोचता है, छोड़ो भी, इन्हें समझा पाना मुश्किल है और मेरा ही टाइम और मेहनत खर्च होगा, क्योंकि ऐसा तो यहाँ इस दुनिया में होता ही नहीं है। ये तो मेरे पृथ्वी पर होता है, वहाँ पर यह मेडिकल प्रोसेस है जो कि किसी पेशेंट या व्यक्ति को सांस आना या धड़कन रुक जाती है अचानक से तो सीपीआर देना पड़ता है और लास्ट में कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है ताकि हार्ट फिर से धड़कना शुरू कर दे। ये सब हमारे दुनिया जैसे एडवांस साइंस की दुनिया में होता है। तभी वहां बाहर से भागते हुए राजीव और कीर्ति आते हैं। रंजीत उन्हें वामिका के ठीक होने का बताते हैं। राजीव तो फूट फूट कर रोने लगे। वो अक्षत के पैरों में अपनी सिर 3 बार झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं, आपने मेरी बेटी की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। आज से मैं आपका सर्वेंट हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। अक्षत को अब एक डॉक्टर होने का महत्व समझ रहा था कि एक ही नज़र में वो किसी के लिए भगवान बन गया। वो राजीव को उठाता है और कहता है, अरे यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने वही किया जो उस समय जरूरी था और आपको मेरा इतना एहसान मानने की जरूरत नहीं है। राजीव अपने आंसू पोंछते हैं। वो सोचते हैं, सीनियर कितने अच्छे हैं, इनके अंदर तो जरा सा भी घमंड नहीं है। इन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा और न ही इन्हें कुछ चाहिए। अक्षत कहता है, वैसे आखिर वामिका ने ऐसा किया क्यों? कहीं आपने तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला था? राजीव अब सब कुछ बता देते हैं। अक्षत तो बेचारा राजीव को देखता है कि जिसे वो एक मामूली सा इंसान अपने जैसे समझ रहा था, वो तो स्पीति वैली सेक्ट का लीडर निकाला, मतलब कह सकते हैं कि राजा। और वो उसे सीनियर कह रहे थे और वो उनका नाम लेकर बुलाता। वो तो बेचारा आधे सदमे में ही था और जब ये सुनता है कि बीस्ट ग्रुप ने क्या क्या किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब ये सुना कि लटक सियांग बीस्ट वामिका के साथ क्या करना चाहता था तो उसका तो खून खौल उठा। भला कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? उसके अंदर एक आवाज़ आती है, खत्म कर दो बीस्ट ग्रुप को, खत्म कर दो बीस्ट ग्रुप को। लेकिन अक्षत अपने आप को शांत करता है। तभी राजीव ईशानी की तरफ देख कहते हैं, क्या ये सीनियर आपकी वाइफ है? सीनियर की वाइफ को राजीव का नमन। ईशानी अपने आप को अक्षत का वाइफ सुनकर ब्लश कर रही थी। उसका तो गाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। अक्षत ये सुनकर घबरा जाता है कि कहीं ईशानी उनके गलतफहमी का गुस्सा उस पर ही न उतार दे। वो कहता है, नहीं नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं, यह मेरी एक फ्रेंड है। राजीव और रंजीत दोनों ईशानी को देख रहे थे कि जब ये सीनियर की फ्रेंड है तो ये सीनियर का वाइफ बोले जाने पर इतना शर्मा क्यों रही है? और इसने तो सीनियर के कपड़े भी पहन रखे हैं। पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते हैं, बस हाँ में सिर हिला देते हैं। अक्षत कहता है, वामिका को लेकर अंदर चलिए। मैं चाहता हूँ कि वो जब तक ठीक ना हो जाए तब तक यही रहे, ताकि मैं उसकी कंडीशन को देखता रहूं। अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो मैं संभाल सकूं। राजीव और रंजीत हाँ करते हैं। अक्षत वामिका को अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। अब शाम हो चुकी थी, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। अक्षत सबके लिए खाना तैयार करता है। सभी खाना खाते हैं, राजीव को छोड़कर, क्योंकि वो वामिका की होश में आने का इंतजार कर रहे थे और उनका जैसे भूख ही मर गया था। अक्षत को भी भूख नहीं थी पर फिर भी खाता है, क्योंकि उसके न खाने पर उसके टॉमी और कौवा भी नहीं खाते हैं। और अब तो श्वेता भी है। खाना खाने की वजह से रंजीत और कीर्ति को जो भी चोटें आई हुई थी वो सब ठीक हो चुकी थी। आखिर बनाया अक्षत ने जो था। खाना खाने के बाद सभी बाहर थे। अंदर ईशानी और कीर्ति वामिका के पास थी। अक्षत लेटा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करके जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, राजीव को भी नींद नहीं आ रही थी, पर वो श्वेता के स्लीपिंग जहर की वजह से सो गए थे। पर अक्षत तो जगा ही हुआ था। वो वामिका की वो हालत अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसे गुस्सा आ रहा था। उसके दिमाग में बार बार ये आवाज़ आ रही थी, बीस्ट ग्रुप को खत्म कर दो, बीस्ट ग्रुप को खत्म कर दो। वो खड़ा हो जाता है तो श्वेता की हल्की सी नींद खुलती है। वो देखती है कि मास्टर खड़े हैं और अचानक से वो गायब हो गए। श्वेता ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अक्षत खड़ा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। वो अब अपनी पूरी आंखें सही से खोलकर इधर उधर देखने लगती है, पर अक्षत कहीं नहीं था। उसे पहले लगा था कि शायद यह उसका सपना था, लेकिन ये हकीकत था। वो बाहर जाकर भी देखती है, पर अक्षत नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मास्टर कहाँ गायब हो गए, वो भी इस तरीके से कि उन्हें वो महसूस तक नहीं कर पाए।
वो टॉमी को जगाने लगती है, पर टॉमी तो मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था। वो आंखें खोलता है और श्वेता को एक नज़र देखता है, फिर से सो जाता है। वो नींद में ही सोचता है ये क्यों डिस्टर्ब कर रही है, इतना अच्छा सपना देख रहा हूँ। श्वेता कहती है टॉमी उठो, मास्टर कहीं चले गए हैं। टॉमी ये सुनकर तो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। वो कहता है मास्टर कहाँ चले गए हैं, मुझे क्यों नहीं लेकर गए, मुझे भी घूमने जाना था। श्वेता का चेहरा बिगड़ जाता है। वो सोचती है यहाँ मैं इतनी सीरियस मैटर पर बात कर रही हूँ और इसे घूमने जाने की पड़ी है, वो भी इतनी रात को। अरे दिन भर तो तुम और कौवा जंगल में घूमते ही तो रहते हो, क्या अब नहीं जाते। श्वेता कहती है मास्टर अभी अभी यहीं थे और अचानक से वो गायब हो गए, उन्होंने कुछ कहा भी था। टॉमी अक्षत के पैरों को स्मेल करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि जैसे अक्षत बिना किसी सबूत को छोड़े ही गायब हो गया था। टॉमी कहता है हमें मास्टर की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो ऐसे ही कहीं गए होंगे, शायद वो कहीं अकेले समय बिताना चाहते हो। श्वेता कहती है मुझे मास्टर की यह चिंता नहीं है, उन पर कोई खतरा होगा, मुझे बस इस बात की चिंता है। वो बहुत परेशान लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कुछ बातें परेशान कर रही है, वो बेचैन से लग रहे थे। टॉमी कहता है अरे तुम ये क्या बात कर रही हो, मास्टर तो अभी शाम को ही हंस रहे थे, उन्हें भला कौन सी बात परेशान कर सकती है। श्वेता कहती है मास्टर को समझना आसान नहीं है, खासकर उनकी भावनाओं को। वो अपनी भावनाओं को छुपाते हैं और वो सिर्फ ऊपर से दिख रहे थे कि वो हंस रहे हैं और सबसे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन वो अंदर से दुखी थे। मैंने दर्द और दुख उनकी आंखों में देखा था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो कब से अपनी करवटें बदल रहे थे। टॉमी को यह बातें एक कान से घुसी और दूसरी कान से निकल गई। उसे श्वेता की बात समझ नहीं आई। कौवा जो कि उनकी बातें सुनकर उठ गया था, वो कहता है मुझे मास्टर की प्रेजेंस स्पीति वैली में कहीं भी फील नहीं हो रही है, शायद वो कहीं और ही चले गए हैं या फिर उन्होंने अपने आप को कहीं छिपा लिया है। हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे मास्टर दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। श्वेता कहती है वो तो मैं भी जानती हूँ, पर फिर भी मास्टर ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते थे। टॉमी अजीब सा फेस बनाकर कहता है अब क्या मास्टर टॉयलेट करने जाएंगे तो तुमको बता कर जाएंगे कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ और करके आता हूँ, या फिर तुम्हें भी लेकर जाएंगे। श्वेता ये सुनकर शर्मा जाती है। वो कहती है अगर मास्टर चाहे तो मैं चल सकती हूँ उनके साथ। इतना कहकर श्वेता अपने ठरक भरी सोच में खो जाती है। टॉमी उसे एक पंजा मारता है जिससे श्वेता थोड़ा दूर लुढ़क जाती है। वो कहता है और ठर की मकड़ी, होश में आ जा, हमेशा मास्टर के बारे में उल्टे सीधे ख्याल मत किया कर। मास्टर तुम्हारे साथ वो सब नहीं करने वाले, बस वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा किस ही कर पाएंगे। श्वेता अपने मुंह से ठरक के कारण बह रही लार को साफ करके कहती है मैं मास्टर के साथ सो सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मास्टर वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो एक इंसान के साथ कर सकते हैं। टॉमी और कौवा तो श्वेता को घूर रहे थे कि वो आखिर वो कह क्या रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर बात तो दोनों को समझ नहीं आई थी। कौवा कहता है ऐसा क्या है तुम्हारे पास। श्वेता कहती है मेरे एक लेवल और ऊपर जाते ही मैं वो पा जाऊंगी और मैं ये तुम दोनों को अभी नहीं बताने वाली, पहले तो मैं मास्टर को बताऊंगी। ये कहने के बाद श्वेता सोचने लगती है वो चीज़ पाने के बाद मैं मास्टर के साथ मजे कर सकती हूँ और मास्टर और मैं बेड पर धूम मचा सकेंगे। ये सोचते हुए श्वेता फिर से अपने ठरक भरी सोचों में डूब जाती है और उसके मुंह से लार बहने लगती है। कौवा और टॉमी दोनों देखते हैं कि श्वेता फिर से अपने अश्लील ख्यालों में खो गई है। कौवा अपना सिर हिलाता है और बड़बड़ाता है ये हमेशा ही ऐसे ख्यालों में खो जाती है, ये बहुत बड़ी ठरकी है, मैंने इससे बड़ी ठरकी बीस्ट आज तक नहीं देखा जो अपने मास्टर के साथ ऐसा करने की सोचे। इसके अंदर तो राजकुमारी वाली एक भी गुण नहीं है। कभी टॉमी श्वेता के सिर को उंगली से मारते हुए कहता है क्या तुम वो तरीका मुझे भी बता सकती हो। ये सुनकर तो कौवा और श्वेता तो टॉमी के प्राइवेट हथियार की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि टॉमी ने बात ही ऐसी कर दी थी कि दोनों ये सोचने पर मजबूर हो गए थे। टॉमी अपना प्राइवेट हथियार को दोनों पैरों से छुपाते हुए कहता है तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है किसी की इज्जत को ऐसे देखते हुए। कौवा और श्वेता अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। कौवा कहता है वैसे पहले तो तुम ये बताओ तुम वो तरीका क्यों जानना चाहते हो, कहीं तुम भी तो श्वेता की तरह मास्टर के साथ। हे देवता, छी छी, तुम भी, मुझे नहीं लगा था कि टॉमी तुम भी ऐसी सोच रखते हो, वो भी एक मेल बीस्ट होकर। श्वेता रखती है ऐसे विचार समझ आता है, लेकिन तुम। टॉमी का तो शर्म से चेहरा लाल हो गया था। वो कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं वो तरीका बस जानना चाहता हूँ, मेरा मास्टर के साथ ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। श्वेता राहत की सांस लेती है। वो कहती है मैं तो डर ही गई थी। कौवा कहता है तुम क्यों डर गई थी। श्वेता कहती थी अगर ये भी कुछ ऐसा करना चाहता तो मेरा एक कंपटीटर आ जाता और कहीं फिर इसकी वजह से मास्टर का इंटरेस्ट बदल जाता तो उन्हें फीमेल से मेल में इंटरेस्ट हो जाता तो। कौवा सोचता है अरे बाप रे बाप, ये किस प्रकार के बीस्ट के साथ मैं रह रहा हूँ जो अपने ही मास्टर के साथ ऐसी वैसी चीज़ करने की सोच रखती हैं और एक का तो पता ही नहीं चलता कि क्या खिचड़ी पका रहा है।
कौवा कहता है, ये सब छोड़ो, पहले मास्टर के बारे में सोचो, मास्टर अभी तक नहीं आए हैं। श्वेता कहती है, अरे हाँ, हम तो बातों के चक्कर में मास्टर के बारे में भूल ही गए थे। कौवा सोचता है, तुम्हें अपने ठरक के आगे कुछ ख्याल भी रहता है तो तुम्हें ये भूलना स्वाभाविक था। टॉमी काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में कहता है, देखो हम सब बीस्ट हैं, मास्टर की अपनी एक प्राइवेट लाइफ है, हम उनके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे मास्टर हैं। भले ही मास्टर हम सब की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हैं, पर हम सब मास्टर के लाइफ के बस एक छोटे से हिस्से हैं, तो हमें अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। कौवा और श्वेता किसी सोच में डूब जाते हैं, वो दोनों ही सिर हिलाते हैं। कौवा कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, हम सब तो मास्टर की जिंदगी के बस कुछ ही हिस्से हैं, हमें अपनी औकात पता होना चाहिए। श्वेता भी एकदम शांत पड़ जाती है। टॉमी तो अब उन दोनों को इतना सीरियस मूड में जाते देखा बड़बड़ाता है, अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो दोनों इतने सीरियस हो गए। लगता है मैंने कोई ज्ञान की बात कह दी है, पर मुझे तो अपनी खुद की बातें भी नहीं समझ आई कि मैंने अभी अभी क्या कहा। तो ये दोनों क्या समझ गए? वो कहता है, अरे तुम दोनों इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं तो बस ऐसे ही बकवास कर रहा था, चलो अब हम सबको सो जाना चाहिए। दोनों टॉमी को देखते हैं जो अपने दांत दिखा रहा था और फिर मस्ती में झूमते हुए अपनी जगह पर सो जाता है। वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। श्वेता सोचती है, आप ऐसे कहाँ चले गए मास्टर, क्या आप ठीक तो हैं? इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बीस्ट ग्रुप का एरिया, बीस्ट डोमेन। बीस्ट ग्रुप जितने क्षेत्र में रहता है उसे बीस्ट डोमेन कहा जाता है। आमतौर पर लोग इसे बीस्ट ग्रुप का एरिया ही कहते हैं। बीस्ट ग्रुप में काफ़ी शांति थी, पर यह शांति सिर्फ ऊपर से थी। अंदर घरों और गुफाओं में स्पीति वैली सेक्ट और उसके लोगों को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा था। हर जगह बस यही प्लान बनाया जा रहा था। कुछ तो अभी ही अटैक करके पूरे स्पीति वैली को ही खत्म कर देना चाहते थे, सिर्फ सेक्ट के लोगों को ही नहीं बल्कि बाकी के निर्दोष नागरिकों को भी। तभी कोई बीस्ट ग्रुप के एरिया के बाहर आता है। उसने अपने कपड़े में लगी टोपी से सिर ढक रखा था, जिसके कारण उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। बीस्ट ग्रुप ने अपने पूरे एरिया में एक ग्रेड 8 का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगा रखा था, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। इसको तो संत लेवल 9 का कल्टीवेटर तक नहीं हिला सकता है, तो तोड़ने की तो बात ही अलग है। वो पसन अपनी एक उंगली आगे करता है और कहता है, ब्रेक। उसके इतना कहते ही वह ग्रेड 8 का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन टूटकर खत्म हो जाता है, जिसके टूटते ही सभी बीस्टों को पता चल जाता है कि उनके एरिया का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन टूट गया है। और यह अपने आप तो टूटा नहीं होगा, किसी ने जरूर तोड़ा होगा, ऐसा सभी के मन में चल रहा था। उस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के टूटते ही उस फॉर्मेशन को चलाने वाला बियर बीस्ट आता है, जो अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है। वो संत लेवल 4 पर था। ये बियर बीस्ट इस फॉर्मेशन के संचालन का काम करता है। वो तुरंत ही उसके उस काले कपड़े वाले इंसान के सामने आ जाता है और कहता है, घटिया इंसान। एक इंसान की इतनी हिम्मत कि वो हमारे बीस्ट ग्रुप के एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और हमारे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया, तुम अब जिंदा नहीं बचने वाले। इतना कहकर वो तुरंत ही अपने हाथ में अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। उसके ऐसा करने से उसके आसपास एनर्जी काफ़ी तेजी से इकट्ठा होने लगती है। एक बियर बीस्ट के पंजे में अपार शक्ति होती है। इनके पंजे बहुत ही ज़्यादा मजबूत और पावरफुल होते हैं, इतना कि वो एक पहाड़ तक को एक ही पंच में टुकड़ों में कर सकते हैं। और तो और अपने पंजे से मोटी मोटी मेटल के प्लेट को भी टुकड़ों में कर सकते हैं। वो काले कपड़े वाला व्यक्ति बस उस बियर बीस्ट को ऐसा करते शांत होकर देख रहा था। उसके अंदर तनिक भी हलचल नहीं थी। वो बियर बीस्ट अपनी पूरी पावर के साथ उस पर अटैक कर देता है। वो एक ही बार में उसे खत्म कर देना चाहता था। वो चिल्लाता है, मारो अब तुम। वो काले कपड़े वाला व्यक्ति अपना हाथ हल्के से घुमाता है। उसके ऐसा करते ही उस बियर बीस्ट की पूरी बॉडी ही गुब्बारे की तरह फट जाती है। वो व्यक्ति बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है, ज़्यादा बोलता है। उस बियर बीस्ट ने काफ़ी जोर से ये सब बातें कही थी, जिसकी वजह से सभी बीस्ट सावधान हो गए थे। वो व्यक्ति हवा में उठता है और चारों ओर देखता है। नीचे काफ़ी सारे बीस्ट इकट्ठा हो गए थे जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। कई तो अपनी एनर्जी लगाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ भी जाते हैं। वो व्यक्ति अपना हाथ आगे करता है और कहता है, क्षेत्र विनाशः भव। इतना कहकर वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। ऐसा करते ही वहाँ की सभी घर और गुफाएं टूटकर बिखरना शुरू हो जाती हैं। उस काले कपड़े वाले व्यक्ति ने जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद की, वैसे ही बीस्ट ग्रुप के सारे घर और गुफाएं तबाह होने लगे। हर तरफ बस घरों और मकानों के टूटने आवाज़ गूंज उठी। कुछ बीस्ट तो उसी में दब गए थे और बाकी के तो अपने आप की बचाव कर रहे थे। चारों ओर बस बीस्टों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और बस था तो घरों और गुफाओं के मलबे। एक ही बार में पूरा बीस्ट ग्रुप के सारे वैभव और मकान नष्ट हो चुके थे, बाकी था तो बस खंडहर और मलबा। इतनी ज़्यादा विनाशक पावर देखकर तो सभी के आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। और जो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़े थे, उनकी बॉडी ऊपर ही फट गई और उसका सारा ब्लड नीचे खड़ी बीस्ट पर आ गया। वो सभी अब घबराने लगे थे। आज तक सभी का इतना विनाशक पावर से सामना नहीं हुआ था जो एक ही बार में इतना तबाही मचाए। उन सब की तो अब उस व्यक्ति से फट रही थी।
तभी वहां सटक सियांग बीस्ट आता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा राजकुमार था। इसी का छोटा भाई था लटक सियांग बीस्ट। ये संत लेवल 1 पर था। उसके दिमाग तो जैसे फटा जा रहा था चारों ओर इतनी तबाही देखकर। खैर अभी भी कई बड़ी बिल्डिंग अभी भी बची हुई थी, क्योंकि उस पर रक्षक फॉर्मेशन लगी हुई, वो सभी राजा की बिल्डिंग्स थी। सटक सियांग बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बीस्ट डोमेन में बिना इजाजत की घुसने की? अब इसकी सजा मौत है, मौत। तुम्हें तो मरना ही होगा, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। इतना कहकर वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है, जिससे उसका ब्लड बहने लगता है, और फिर वो अपनी पुरानी ब्लड लाइन एक्टिवेट कर देता है। विशेष ब्लड लाइन वाले बीस्ट अपनी ब्लड को ऐसे ही सैक्रिफाइस करके अपनी पावर को बढ़ा लेते थे। हालांकि ये जितना आसान दिखता है, लेकिन उतना आसान होता नहीं है। इसे करने वाले को अपने होश में होना चाहिए, नहीं तो वो अपने ही लोगों और अपने आप को खत्म करने लगेगा। इसकी कुछ कमियां भी है। ब्लड लाइन एक्टिवेट करने पर उसे कल्टिवेटर या बीस्ट की पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर यह ज़्यादा देर तक नहीं होता है। ये उस बीस्ट की ब्लड को बहुत तेज़ी से खत्म करने लगता है, जिससे वो जैसे ही यह क्रिया रोकता है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे कि उनका दुश्मन उनका फ़ायदा उठा सकता है, अगर वो इसे इस दौरान हरा नहीं सका। सटक सियांग बीस्ट अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करके अपने हाथ में एक सेवल लेकर उस व्यक्ति पर हमला कर देता है, लेकिन वो उस व्यक्ति के पास पहुंच पाता कि उससे पहले उसकी बॉडी कई टुकड़ों में कट चुकी थी। जबकि वो व्यक्ति बस ऐसे ही हवा में खड़ा था। अपने बीस्ट ग्रुप के राजकुमार को अपने ही आंखों के सामने मरते देख सब में दहशत फैल गई। सभी थर थर कांप रहे थे। आखिर उनके ही सामने उनके राजकुमार की मौत जो हो गई थी। खटक सियांग बीस्ट, जो कि यहाँ का राजा है, उसे भी पता चल गया था कि उसका पहला बेटा मारा जा चुका है। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने बेटे के मरने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक टोकन निकालता है और उसे तोड़ देता है। उस टोकन से कुछ एनर्जी बाहर आती है। इतना करके वो एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ कुछ सियांग बीस्ट चारों ओर गोलाई में बैठे हुए थे। वो सभी अपनी एनर्जी को सामने की तरफ अपने ब्लड के साथ भेज रहे थे। वो सभी एक फॉर्मेशन में बैठे थे। ये एक सीक्रेट फॉर्मेशन था जो एक रिचुअल करने के लिए था। उन सब के बीच में एक आत्मा थी। ये आत्मा लटक सियांग बीस्ट की थी, जो कि वामिका के उस हालत का जिम्मेदार था जिसको कोई ने तो जलाकर खत्म कर दिया था। पर वो असल में मरा नहीं था, बस उसकी बॉडी खत्म हुई थी। आत्मा अभी भी जिंदा थी, जो उन सभी सियांग बीस्ट के ब्लड और एनर्जी को सोख रही थी। बाहर राजा सियांग बीस्ट के वो टोकन तोड़ते ही आसमान में बादल आने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। रात थी तो अंधेरा था, लेकिन तब भी सारे बीस्ट उस व्यक्ति को देख सकते थे, और जब बिजली चमकती तो वो और भी डरावना लग रहा था। सभी बीस्ट ऊपर देखने लगे तो ऊपर 4 प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट आ गए थे। ये सभी सियांग बीस्ट ग्रुप की मुसीबत में आने पर प्रोटेक्ट करने के लिए थे। ये चारों अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कई सालों से एकांत में कल्टीवेट कर रहे थे, और जैसे ही राजा खटक सियांग बीस्ट ने वो टोकन तोड़ा तो इन सबको पता चल गया कि बीस्ट डोमेन पर खतरा आया है। सभी संत केवल 7 पर थे, लेकिन अगर चारों एक साथ आ जाए तो ये मिलकर चारों संत लेवल 9 से ऊपर के कल्टीवेटर को भी हरा सकते हैं। इतनी तो इनकी पावर थी। उन चारों प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट के आने से सभी बीस्ट में जोश आ गया। सभी कहने लगे, इसे खत्म कर दीजिए श्रेष्ठ प्रोटेक्टर, ये हमारे बीस्ट डोमेन में घुसपैठ कर रहा है, इसे जिंदा मत छोड़ना। वो चारों उस काले कपड़े में खड़े व्यक्ति को देख रहे थे, जो अपनी जगह से जरा सा भी हिला नहीं था, बल्कि शांत खड़ा था। यहाँ तक कि उसकी एनर्जी को भी वो सभी महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। कोई एक बार को देख तो कोई मानता ही नहीं कि वो कोई कल्टीवेटर होगा, लेकिन वो हवा में था। इससे ये साफ हो जाता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि कोई कल्टीवेटर था। वे चारों सियांग बीस्ट उस घूर रहे थे। उसमें से जो सबसे सीनियर था वो कहता है, तुम कौन हो और यहाँ ऐसी तबाही क्यों मचा रहे हो? अगर तुम कोई सही कारण नहीं बता सके तो हम तुम्हें मार देंगे, इसलिए जो भी है सब सच सच बता दो। वो सीनियर सियांग बीस्ट सोच रहा था, इसने हमारे ग्रेड 8 की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ दिया और बियर बीस्ट को भी मार दिया, यहाँ तक कि राजकुमार को भी खत्म कर दिया। ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। अगर मामला बात करने से सुलझाया जा सके तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर हमें इसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि हम बीस्ट डोमेन पर खतरा नहीं आने दे सकते हैं। वो काले कपड़े में व्यक्ति कुछ नहीं कहता, बस अपनी चुटकी बजाता है। उसके ऊपर जो काले बादल उन चारों ने अपनी एनर्जी से बना रखे थे, वो एक ही पल में गायब हो जाता है। दरअसल वो कोई मामूली बादल नहीं था, बल्कि एक अटैकिंग फॉर्मेशन थी, जो सिर्फ दिखने में बादल लग रही थी ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। उन चारों ने ऐसा लड़ाई में फायदे लेने के लिए किया था। उन बादलों के हत्ते ही वे चारों को एक शौक लगता है। उनको नहीं पता था कि कोई सिर्फ एक चुटकी बजाकर उनके इतने बड़े फॉर्मेशन को खत्म कर सकता है। ये फॉर्मेशन उन चारों की पावर से मिलकर बनी थी। वो सीनियर सियांग बीस्ट अपने शौक से बाहर आते हुए कहता है, तुमने अभी भी नहीं बताया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और ये तबाही क्यों मचा रहे हो, बताओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये बस लास्ट वार्निंग है। वो अभी इतना ही कह पाया था कि उस सीनियर सियांग बीस्ट के पीछे वो काले कपड़े वाला व्यक्ति आ जाता है। उन सभी की आंखें बड़ी हो जाती है कि कब ये उनके पीछे आ गया।
अभी अभी तो बिल्कुल सामने ही था और हमें पता क्यों नहीं चला कि ये कब हमारे पीछे आ गया। वो व्यक्ति उस सीनियर सियांग बीस्ट के सिर पर हाथ रख देता है। वो सीनियर सियांग बीस्ट तो अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा था। वो व्यक्ति बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है, कब से देख रहा हूं बड़बड़ किया जा रहे हो। इतना कहकर वो उसका सिर उखाड़ देता है और उसके सिर को किसी गेंद की तरह दूर फेंक देता है। उन बाकी के तीनों के मुंह से निकलता है, सीनियर। पर वो सब सामने सिर्फ सीनियर का धड़ देख रहे थे जो जमीन पर गिर रहा था। ये देखने के साथ ही वो नीचे के सभी बीस्ट जो अब तक चिल्लाकर उसे व्यक्ति को मारने को कह रहे थे, अब उन सब में सन्नाटा छा जाता है और सब में फिर से खौफ जाग जाता है। सब ने देखा कि कैसे उसने उनके सीनियर प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट का सिर उखाड़ फेंका। वैसे बीस्ट ग्रुप स्पीति वैली सेक्ट से बहुत पावरफुल था और वो दुनिया की नज़रों में अपने आप को कमज़ोर दिखा रहे थे। नहीं तो उनके पास तो ऐसे ऐसे संत लेवल के कल्टीवेटर हैं जिन्हें भेजकर तो स्पीति वैली पर एक बार में ही कब्जा कर लिया जाता। लेकिन फिर भी राजा खटक सियांग बीस्ट ने अपने छोटे बेटे को भेजो जो कि मार्शल लेवल में ही था। उन्हें लगा कि स्पीति वैली सेक्ट को तो वो ऐसे ही कब्जा कर लेंगे, उसके लिए किसी पावरफुल बीस्ट को भेजने की जरूरत नहीं है। और स्पीति वैली सेक्ट पर अटैक करने के पीछे धुंधकारी का हाथ था। उसे स्पीति वैली से कुछ चाहिए था जो सिर्फ वही और उसको ये काम देने वाला ही जानता था कि उसे क्या चाहिए था। धुंधकारी ने बीस्ट ग्रुप के सीक्रेट के बारे में जान लिया था कि यह सब दुनिया को दिखाते हैं कि कमज़ोर है, पर असल बात तो कुछ और ही थी। भला इन जैसे कमज़ोरों में इतनी पावरफुल बेस्ट कैसे हो सकते थे। धुंधकारी को ये पता चला कि बीस्ट ग्रुप कुछ ऐसा कर रहा है जो किसी को पता चलने नहीं देना चाहता है। इसलिए वो सब अपने आप को कमज़ोर दिखा रहे थे, क्योंकि कमज़ोरों की जासूसी नहीं की जाती है। बस फिर क्या था, धुंधकारी में राजा खटक सियांग बीस्ट के साथ सौदा किया कि अगर वो कैसे भी करके स्पीति वैली सेक्ट पर कब्जा करने में उसकी मदद करेगा तो वो भी उसके उस सीक्रेट काम में मदद करेगा। खटक सियांग बीस्ट ने वो सौदा मंजूर कर लिया। इधर वो तीनों प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट अपने सीनियर के मौत के गम से तुरंत बाहर आ जाते हैं और तीनों अपनी एनर्जी साथ में मिलाकर उस व्यक्ति पर अटैक कर देते हैं। उन तीनों की मिली जुली एनर्जी के कारण आसपास के मलबे में कंपन होना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी जमीन ही फट जाएगी। उन तीनों की एनर्जी में इतनी ताकत थी कि वह एक बड़े पहाड़ को भी धूल बना सके और उसमें आगे तो संत लेवल 9 का भी कोई व्यक्ति नहीं ठहर सके। पर सामने खड़ा व्यक्ति जरा सा भी इससे डरा नहीं और ना ही अपनी जगह से वो हिला। बस वो उन तीनों के उस एनर्जी अटैक को आते देख रहा था। उसे वो एनर्जी अटैक बहुत ही धीमा आते हुए दिखाई दे रही थी। वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है, बिखर जाओ। उसकी इतना कहते ही वो एनर्जी अटैक टुकड़ों टुकड़ों में करके बिखर जाता है। वो तीनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं। एक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हम इसे ऐसे नहीं हरा सकते हैं, हमें इसको हथियारों की लड़ाई से मारना होगा। ये एनर्जी और फॉर्मेशन में बहुत तेज है। सभी अब अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं। तीनों ने तलवार निकला था और फिर उस पर अटैक कर देते हैं। तीनों एक साथ। वो व्यक्ति एक से बचने के लिए हल्का सा पीछे होता है तो दूसरा उसे पीछे से अटैक कर देता है। वो उससे भी निश्चित दूरी पर होकर बच जाता है, पर उसका कपड़े कट गए थे और उसके सिर से वह टोपी हटने लगी थी जिससे उसने अपना चेहरा भी ढका हुआ था। उस काले कपड़े वाले व्यक्ति के ऊपर से कपड़े हट रहे थे जो उसके सिर और चेहरे को ढक रखे थे, जो उसके पहने कपड़ों से ही जुड़े हुए थे। अब वो कपड़े हट जाते हैं और उस व्यक्ति का चेहरा सामने था। सामने खड़े व्यक्ति को देख उन तीनों प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट की आंखें बड़ी हो जाती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके जैसे 100 साल पुराने अनुभवी बीस्ट से एक 18 से 19 साल का लड़का लड़ रहा था जिसका चेहरा बहुत ही आकर्षक और तेजवान था। वो न केवल लड़ पा रहा था बल्कि उन्हें हरा भी रहा था। उसने तो उसके सीनियर को ऐसे मार दिया जिसका तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई 19 साल का लड़का उनके सीनियर को ऐसे मार देगा, इतनी बेरहमी से कि सीनियर को अपना बचाव करने का टाइम और मौका तक नहीं मिल पाया। एक के मुंह से निकलता है, ये तो एक बच्चा है जो बस अभी 19 साल का मुश्किल से हुआ होगा। वैसे उनका ये कहना जायज भी था। आखिर वो सब 100 साल 200 साल तक के बीस्ट जो थे तो उनके सामने तो अक्षत की उम्र बच्चे के उम्र की ही थी। दूसरा बहुत ही सीरियस आवाज में कहता है, भूलो नहीं, ये सब हाल इसी बच्चे ने किया है। इसकी पावर तो हम सब ने देख ही लिया है। ये कोई बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें इसे इसके उम्र से कम आंकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। उन सबको शौक तो इस बात का लगा था कि इतनी कम उम्र का कोई लड़का कैसे इतना पावरफुल हो सकता है कि उनके सीनियर को खत्म कर दिया और ग्रेड 8 के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। इसके बारे में उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं सुना। अरे कोई अगर पैदा होते ही कल्टीवेशन करना शुरू करेगा तो भी इस उम्र में इतना तो पावरफुल नहीं बन सकता था। वो सभी अब मान लेते हैं कि दुनिया काफ़ी बड़ी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। किसी की कल्टीवेशन पावर इतनी ज़्यादा है जो उन्होंने सालों तक कल्टीवेट करके भी शायद कर पाए हों। सामने उस काले कपड़े में कोई और नहीं था बल्कि अक्षत ही था, पर यह पहले वाला अक्षत नहीं लग रहा था। इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, आंखें पूरी लाल थी। ऐसा लग रहा था कि उसने तो कई लड़ाइयाँ लड़ी हो। इसका तो रुआब ही अलग था। जहाँ वो अक्षत दयालु और स्थिर दिखता है
वहीं ये बिल्कुल उससे अलग था। देखने से ही लगता है कि अक्षत के इस रूप में कितनी ज़्यादा क्रुएलिटी भरी है। उसके चेहरे पर दया का कोई भी नमो निशान नहीं था तो बस गुस्सा, नफरत, घृणा, हिंसा की भावना। वो तीनों फिर अपना सिर हिलाते हैं। एक सियांग बीस्ट कहता है, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए और भी मुसीबत बन जाएगा। वैसे भी इसने यहाँ काफ़ी तबाही मचाई है, इसे जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, हम इसे खत्म कर देने चाहिए। ये हमारे बीस्ट ग्रुप का कट्टर दुश्मन है। तीनों कुछ प्लान बनाकर अक्षत पर तलवार से अटैक कर देते हैं, पर अक्षत तो वहीं का वहीं खड़ा था। उसे तो जैसे इन सब के ऐसा करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, पर उसकी नज़रें उन पर बराबर बनी हुई थी। एक सियांग बीस्ट अपने हाथ पर कट लगाकर अपनी पुरानी ब्लड लाइन एक्टिवेट कर देता है। बिल्कुल राजकुमार सटक सियांग बीस्ट की तरह वो एक ही बार में अक्षत को खत्म कर देना चाहता था। वो सामने से अक्षत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो बहुत ही पावरफुल लग रहा था। उसके चारों ओर एनर्जी की बाढ़ आ गई थी, जिसका फोर्स तो बहुत ज्यादा था। फोर्स तो इतना था कि जमीन पर पड़े मलबे भी और भी टुकड़ों में हो रहे थे। वो फोर्स उसकी स्पीड को बढ़ाने में मदद कर रही थी। उसकी स्पीड तो इतनी बढ़ गई थी कि कोई तो उसे देख ही नहीं पाया कि कब वो अक्षत के पास पहुंच गया। सामने तो पूरी एनर्जी की अधिकता के कारण जैसे धुंध सा बन गया था। ऐसा हवा में उसकी एनर्जी की प्रेशर के कारण था। उसकी एनर्जी हवा में एक दाब उत्पन्न कर रही थी, जिसके वहां की हवा सिकुड़ गई थी, और उसी के कारण ही ऐसा धुंध बन रहा था। किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया कि क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ एक सेकंड से भी कम समय में हो गया था। उस सियांग बीस्ट को लगा कि उसने अपनी तलवार अक्षत के आर पार कर दिया है। वो कहता है, वैसे तुम काफी अच्छे लड़े इतनी कम उम्र होने के बावजूद, पर शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे अंदर अनुभव की कमी है जो आज तुम्हें ले डूबी। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि थोड़ा पावरफुल होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तुमसे भी पावरफुल कोई ना कोई होता ही है। लेकिन तुम कम उम्र के होने की वजह से यह शायद भूल गए थे। तुमने घमंड और जोश था और हमारे 20 डोमेन पर अटैक कर दिया। यही आज तुम्हारी मौत का कारण बना। तुम अगर जिंदा रहकर अपनी पावर को बढ़ाते रहते तो जरूर एक दिन दुनिया के पावरफुल लोगों में से एक होते। तुम मारे गए, मुझे अफसोस है इस बात का। इतना कहकर वो हंस रहा था कि तभी एक आवाज आती है। ओह ऐसा क्या? यह आवाज अक्षत की बिल्कुल भी नॉर्मल आवाज नहीं थी। इस आवाज में कठोरता और क्रूरता भरी थी, जो बहुत ही डरावनी थी। ये आवाज सुनकर तो वो प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट घबरा जाता है और उस तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है। उस एनर्जी के धुंध के हत्ते ही वो सामने देखता है कि अक्षत ने उसकी तलवार को सिर्फ अपने 2 उंगलियों में पकड़ रखा है। ये देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी। वो भले ही मिडिल ग्रेड की तलवार थी, पर वो हाई ग्रेड पर पहुंचने वाली थी। उसने कई युद्ध में कई बड़े पावरफुल कल्टीवेटरों का खून पिया था, पर वो तलवार आज एक 19 साल की लड़के की 2 उंगलियों में अटका है। उस सियांग बीस्ट के मुंह से निकलता है, ये नामुमकिन है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जरूर यह झूठ है। तुम्हें तो इस अटैक से मर जाना चाहिए था। मैंने पूरी पावर से हमला किया था, मरे नहीं तो कम से कम सीरियस घायल तो हो ही जाना चाहिए था। वो अब उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कुछ समय पहले जब इस प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट ने अपनी तलवार से अपनी पूरी ताकत और पूरी स्पीड से अक्षत पर अटैक किया, तो अक्षत के सामने वो अटैक बहुत ही धीमा था। अक्षत ने बड़े ही आराम से उसके तलवार को 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लिया था। अब अक्षत उसकी तलवार पर हल्का से पीछे की तरफ धकेलता है कुछ फोर्स के साथ, तो वो तलवार उसका इतना भी पावर झेल नहीं पाती है। वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो सियांग बीस्ट काफी पीछे धकेला जाता है। उस फोर्स के इम्पैक्ट से उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। वो सोचता है, आखिर यह है कौन जो इतने कम उम्र का होते हुए इतना पावरफुल है, जिसे मैं अपनी ब्लड लाइन के पावर को यूज करके भी नहीं हरा पा रहा हूँ। हराने की तो बात ही छोड़ दो, इसे अभी तक एक चोट तक नहीं दे पाया। ऐसे व्यक्ति के बारे में तो मैं तो सुना ही नहीं था कि यह हमारे आसपास होगा। और इसका बीस्ट ग्रुप से क्या दुश्मनी जो ये ऐसा कर रहा है? आखिर बीस्ट ग्रुप ने कब किसी ऐसे लड़के को नाराज कर दिया जो हमें ये भोगना पड़ रहा है? हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। इसे हम तीनों एक साथ मिलकर भी नहीं हरा पा रहे हैं, जबकि इसने तो अपनी अभी तक कोई पावर दिखाई ही नहीं है। बस इसने हमारे हमले से अपना बचाव ही किया है, बिना अपने स्थान से 1 इंच भी इधर उधर हुए। ऐसे व्यक्ति को तो हम बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? वो तुरंत घुटने पर आ जाता है और कहता है, सीनियर आप जो भी हैं, आप क्यों हमारे 20 डोमेन पर अटैक कर रहे हैं? क्या हम जान सकते हैं? अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ़ कीजिएगा। हमारा बीस्ट ग्रुप आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता था। हम कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं और मामले को सेटल करते हैं। वैसे भी लड़ाई करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इससे तो सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। इसलिए हमें शांति से बात करना चाहिए। नीचे के खड़े सियांग बीस्ट अपने एक प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट को ऐसे घुटने पर देख शॉक हो गए थे। उन्हें तो लगा था कि उनके प्रोटेक्टर तो इस घुसपैठिए को हरा ही देंगे और ख़त्म कर देंगे, पर वो सब गलत साबित हो गए। उस घुसपैठिए ने तो उनके प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट को ही घुटने पर ला दिया।
अक्षत हाथ झटकते हुए कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और रही बात शांत होकर बात करके ये मैटर सुलझाने की, अब देर हो चुकी है। और क्या तुम अभी इस स्थिति में हो कि तुम मेरे सामने कोई शर्त रख सकते हो? वो अभी इतना ही कह रहा था कि एक दूसरा प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट इस बात का फायदा उठाकर अक्षत के ऊपर अपने आत्मा संहारक तलवार से हमला कर देता है। आत्मा संहारक तलवार, इस प्रकार की तलवार अक्सर आत्मज्ञानी यूज करते हैं। इस तलवार की खासियत है कि ये बॉडी को चोट नहीं पहुंचता, ये सीधे आत्मा को चोट पहुंचती है। ये खासकर आत्मा को ही खत्म करने के लिए बनाया गया है, इसलिए ही इसका नाम आत्मा संहारक तलवार है। वो सियांग बीस्ट अक्षत की आत्मा को खत्म करना चाहता था। वो सोच रहा था कि तुम्हारी बॉडी मजबूत है और तुम बच जाओगे, पर इस समय तुम बात करने में बिजी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बैटल में अपना ध्यान भटकने नहीं देने चाहिए। और तुम्हारी आत्मा का क्या? विरले ही कल्टीवेटर होते हैं जो अपनी आत्मिक क्षेत्र पर ध्यान भी देते हैं। सिर्फ आत्मज्ञानी अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं और साथ में अपने आत्मिक क्षेत्र को भी। वो अब अक्षत पर पीछे से पहुंच ही गया था। उसकी तलवार अब अक्षत के पास ही आ गई थी कि वो आत्मा संहारक तलवार ही कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर तो वो घबरा जाता है, तभी उसकी आत्मा कहीं और ही पहुंच जाती है। जब वो सामने देखता है तो अंधेरा था कि तभी उसे दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती है और एक खूंखार एनर्जी जो उसके आत्मा तक को हिलाकर रख दे रही थी। वो सामने कुछ देखता है तो उसकी आंखें ही बाहर आ गई थी। उसकी आत्मा वापस से अक्षत के आत्मिक क्षेत्र से बाहर चली जाती है। वो सियांग बीस्ट की आंखों में खौफ था। वो तो डर की वजह से जम गया था, हिल तक नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी पावर लगाकर पीछे भागते हुए बड़बड़ाता है, ये एक शैतान है, शैतान। अक्षत उसे पीछे तिरछी आंखों से देखता है और कहता है, आत्मा विखंडन। उसके इतना कहते ही उस सियांग बीस्ट की आत्मा टुकड़ों टुकड़ों में बट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी बॉडी बेजान सी जमीन पर गिरने लगती है। वो अक्षत पर पीछे से अटैक करने वाला प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट मारा जा चुका था। उसमें अब जरा सा भी जान नहीं था। हाँ, उसकी बॉडी जरूर सही सलामत थी, क्योंकि अक्षत ने उसकी आत्मा को खत्म किया था, न कि उसकी बॉडी को। ये देखकर तो वो घुटने पर आया सियांग बीस्ट तो और भी ज्यादा घबरा जाता है। और तीसरा प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट, वो तो ये नज़ारा देखकर कांप रहा था। उसे तो देखा कि कैसे अक्षत के सिर्फ कुछ शब्द बोलने मात्र से ही उसका एक और साथी मारा गया। ये कैसी टेक्निक थी, उसने कभी नहीं देखी थी। एक तो पहले ही उनके सीनियर प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट मारे जा चुके थे और अब उसका एक और साथी मारा जा चुका था, वो भी बहुत ही भयानक और अजीब तरीके से। इतना ही काफ़ी था उसके दिल में डर पैदा करने के लिए। वो तीसरा सियांग बीस्ट भी पहले वाले सियांग बीस्ट की तरह घुटने पर आ जाता है। वो कहने लगता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कोई अगर आपको गुस्सा दिलाया हो तो हमारा आपको कोई नाराज करने का इरादा नहीं था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। सभी बीस्ट तो अब उन दोनों प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट को ऐसे माफ़ी मांगते देख गुस्सा हो गए थे। भला प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट ऐसे कैसे घुसपैठिए के सामने सिर झुका सकते थे? वो सभी तो इन दोनों प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट को गालियां दे रहे थे कि भला वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। अक्षत तो उन दोनों प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट को देखता है और बड़े ही डरावनी आवाज में कहता है, तुम सब में देर कर दिया है। अक्षत की बात सुनकर वो दोनों अंदर तक हिल गए। वो दोनों जो अब तक अक्षत को मारने की बात कर रहे थे, अब थर थर कांप रहे थे, क्योंकि अक्षत उन्हें बहुत ही डरावनी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखें तो पहले ही पूरी लाल थी और अब वो उन्हें घूर भी रहा था। उसकी नज़रें बिल्कुल किसी खूंखार भेड़िए की तरह उन्हें देख रही थी जो अपने शिकार को देखता है। नीचे सभी बीस्ट जो यह नज़ारा देख रहे थे, उनकी तो फट रही थी, क्योंकि सामने मौत दिखाई दे रही थी। आज तो उनके साथ एक अलग ही कांड हो रहा था। जब जब वो खुश हो जाते कि अब ये लड़का मारा जाने वाला है, तब तब ये लड़का उनके ही लोगों को फाड़ कर रख देता है। और अब देखो, जिन पर सभी को सबसे ज़्यादा भरोसा था प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट पर, जो यहाँ के सबसे पावरफुल बीस्ट माने जाते हैं, जिनके सामने तो यहाँ का राजा भी सिर झुकाता है, वो एक 19 साल के लड़के के सामने सर झुका रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा 1000 सालों में अभी तक नहीं हुआ था। इतनी बेइज्जती तो बीस्ट ग्रुप की कभी भी नहीं हुई जितना कि इस रात हो रही थी। ये तो बीस्ट ग्रुप पर कलंक है। इससे अच्छा होता कि ये दोनों भी बाकी दोनों की तरह मारे जाते, ऐसा सभी नीचे खड़े बीस्ट सोच रहे थे। पर इन्हें क्या पता था कि जब आखिरी समय होता है और मौत सामने दिखाई दे रही होती तो कोई भी क्या क्या कर जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता है। ये रात बीस्ट ग्रुप के लिए बहुत ही भयानक रात है। आज तो उनकी भर भरकर इज्जत का फालूदा बन रहा था। अक्षत उन दोनों के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, आज मैं पूरे बीस्ट ग्रुप को ही खत्म कर दूंगा। उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। उन दोनों को समझ नहीं आया कि कब अक्षत उनके पास आ गया। अभी अभी तो सामने ही था, पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर पाते कि उनके सिर ब्लास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल किसी गुब्बारे की तरह अक्षत कहता है, कोई भी नहीं बचने वाला है। मैं तुम सबको बुरी मौत दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सब मरोगे, एक एक को चुन चुन कर खत्म करूंगा। तुम सब की आखिर उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसे हुई? कोई भी और भी बचा है जो सामने आना चाहता है?
नीचे के सभी बीस्ट तो डर से पसीने से भीग गए थे, किसी की भी मुंह से चू तक नहीं निकल रही थी, पूरा सन्नाटा छा गया था। अब तक जो उन दोनों प्रोटेक्टर सियांग बीस्ट को बीस्ट ग्रुप की इज्जत के लिए कोस रहे थे, उनकी भी अब फट चुकी थी। आखिर सामने इतना खतरनाक डरावना लड़का जो खड़ा था, जिसका चेहरा इस समय किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं लग रहा था, जिसने कि यहाँ के सभी पावरफुल लोगों को खत्म कर दिया था। उसकी आंखें बिल्कुल किसी शिकार पर निकले बाघ की तरह सभी को घूर रही थीं। तभी अचानक से आसपास की एनर्जी में हलचल शुरू हो जाती है और उन सभी बीस्ट पर प्रेशर पड़ने लगता है। अक्षत बड़बड़ता है, तो एक और आ गया मरने के लिए, काफी लोगों को छुपा कर रखा है इन बीस्ट ग्रुप वालों ने, कोई बात नहीं, सबको खत्म कर दूंगा मैं यहाँ वही तो करने आया हूँ, सबको खत्म करके शांति की स्थापना करने, और उससे भी बड़ा मुझे बदला चाहिए। तभी अक्षत के सामने एक आत्मा आ जाती है जो संत लेवल 9 पर थी। यह आत्मा लटक सियांग बीस्ट की थी, जो उस सीक्रेट रूम में रिचुअल में था। वो रिचुअल फॉर्मेशन आत्मा को पावरफुल बनने का रिचुअल था। इसी को बीस्ट ग्रुप छुपाने के लिए अपने आप को कमजोर दिखा रहा था दुनिया की नज़रों में। दरअसल इस रिचुअल को पूरा करने के लिए 100 कल्टीवेटरों की बलि देनी होती है, और राजा सियांग बीस्ट धीरे धीरे कई कल्टीवेटरों को बंधक बनाकर और आसपास के सेक्ट, राज्य और एकेडमिक एडवेंचर पर निकले स्टूडेंट को बंधक बना बलि के लिए तैयार कर रहा था। यही कारण था कि वो अपने आप को कमजोर दिखा रहा था, ताकि किसी को अपने यहाँ के कल्टीवेटर के गायब होने पर उन पर किसी का शक न जाए। और उसने अपना काम पूरा भी कर लिया था, पर आज दोपहर में उसका छोटा बेटा लटक सियांग बीस्ट मारा गया, पर उसकी आत्मा बच गई थी। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गोल्डन फ्लेम आत्मा को भी जलाकर खत्म कर देती है, पर उस रिचुअल से जुड़े होने के कारण ही लटक सियांग बीस्ट की आत्मा बची हुई थी, और जैसे ही उसकी बॉडी जलकर राख बनी, वैसे ही उस रिचुअल में उसकी आत्मा आ गई। और फिर 100 कल्टीवेटर की बलि देकर और 10 संत लेवल 1 के सियांग बीस्ट की ब्लड और एनर्जी से इस रिचुअल को पूरा किया गया, जो उस सीक्रेट रूम में चल रहा था। और इसी रिचुअल को पूरा करने के लिए टाइम की जरूरत थी, तो राजा खटक सियांग बीस्ट ने टाइम लेने के लिए प्रोटेक्टर सियांग बीस्टों को अक्षत से लड़ने के लिए भेज दिया। और अब जब रिचुअल पूरा हो गया था और अब लटक सियांग बीस्ट सामने आया था, वैसे लटक सियांग बीस्ट आत्मा के रूप में था और संत लेवल 9 पर था। पर आत्मा की पावर उसकी लेवल से नहीं, उसके आत्मिक क्षेत्र में होती है। जितना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र उतना ही ज़्यादा पावरफुल, इसलिए आत्मा कल्टीवेटर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक तो उनका लेवल तो होता ही है, ऊपर से उनकी आत्मिक क्षेत्र भी होती है, जिसमें फंसने वाले किसी भी कल्टीवेटर का अटैक इसको बनाने वाले पर होता ही नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि जिसने भी अपना आत्मिक क्षेत्र खोला होता है, वो अपने आत्मिक क्षेत्र में सबसे पावरफुल होता है, जब तक कि उसका दुश्मन उसके से बड़ा आत्मिक क्षेत्र वाला या फिर उससे बहुत ही ऊपर का कल्टीवेटर ना हो। और जब आत्मिक क्षेत्र खोलने वाला एक आत्मज्ञानी हो, तो उसका आत्मिक क्षेत्र और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। लटक सियांग बीस्ट को आत्मज्ञानी भी बनाया गया था, इसलिए ही उसकी आत्मा ऐसे बाहर बिना शरीर के भी पावरफुल थी, जबकि जो आत्मज्ञानी नहीं होता है, उसकी आत्मा ऐसे शरीर के बाहर कमजोर पड़ जाती है। अक्षत को देख लटक सियांग बीस्ट कहता है, तुम हो कौन जो हमारे बीस्ट ग्रुप पर अटैक कर रहे हो? अक्षत कहता है, क्या तुम वही हो जिसकी वजह से उसने अपना वो हाल किया था? लग तो तुम ऐसे ही कुछ रहे हो। लटक सियांग बीस्ट कहता है, वो कौन? और मेरी वजह से किसने क्या कर लिया? तुम चाहे जो भी हो, पर आज तुमने बीस्ट ग्रुप से दुश्मनी लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब तो तुम नहीं बचने वाले। बीस्ट ग्रुप ऐसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, तो बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? अक्षत बस उसे घूर रहा था, उसकी आंखें बता रही थी कि उसे जवाब चाहिए और उसे जवाब मिला नहीं। लटक सियांग बीस्ट बिना देर किए अपना दोनों हाथ आगे करता है और दोनों हाथ की उंगलियों को मिलते हुए कहता है, आत्मिक क्षेत्र विस्तार। उसके इतना कहते ही उसके पैरों के नीचे से एनर्जी घूमने लगती है और चारों ओर एक गोल बंद क्षेत्र बन जाता है, जिसमें सिर्फ लटक सियांग बीस्ट और अक्षत थे। आत्मिक क्षेत्र ये बिल्कुल किसी कांच के कमरे के जैसा होता है, जिसमें फंसा व्यक्ति बाहर की तरफ तो देख सकता है, पर बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं देख सकते हैं, और इस क्षेत्र में इसको बनाने वाला ही पावरफुल होता है। नीचे सभी बीस्ट देख रहे थे कि उनके सामने एक गोला बन गया, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही बाहर से देखने पर यह छोटा लग रहा था, पर यह अंदर से 50 मीटर का बना था। सभी बीस्ट नीचे धीरे धीरे बातें करने लगते हैं कि यह क्या चीज़ है, हमने तो पहले कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी। क्या ये कोई फॉर्मेशन है या फिर एनर्जी का बना हुआ कोई घेरा? तो उसमें से एक कहता है, जिसे इसके बारे में जानकारी थी, वो कहता है, ये तुम सब कोई एनर्जी का गोला मत समझना, ये बहुत ही खतरनाक है, यह आत्मिक क्षेत्र है। सभी के मुंह से निकलता है, आत्मिक क्षेत्र। तो वो बीस्ट जिसने ये कहा था, वो आगे बताता है, आत्मिक क्षेत्र बहुत ही खतरनाक और पावरफुल क्षेत्र होता है, जिसके अंदर फंसने वाला कल्टीवेटर कुछ कर भी नहीं पाता है, यहाँ तक कि वो हिल तक नहीं पाता है। आत्मिक क्षेत्र को जिसने भी बनाया होता है, वो अपने आत्मिक क्षेत्र में बहुत ही पावरफुल होता है, उस क्षेत्र में उसे हराना लगभग नामुमकिन है। सभी अब हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगते हैं। आधी रात थी, पर यहाँ इतनी प्रकाश थी कि सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। चारों ओर ज्योतिपुंज लैंप की रोशनी थी।
सभी के चेहरे पर अब फिर से हंसी और जोश आ जाता है। कुछ कहते हैं, अब तो वो इंसान पक्का मारा जाएगा, मैं तो उसकी लाश को देखना चाहता हूँ, मैं उसकी लाश को देखने के लिए बेताब हूँ। सभी में अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि अब वो इंसान मर ही जाएगा, उसने हमारा बहुत नुकसान कर लिया, अब वो नहीं बचाने वाला है। आत्मिक क्षेत्र के अंदर अक्षत खड़ा था। वो कहता है, ओह तो ये तुम्हारा आत्मिक क्षेत्र है, बड़ा ही कमजोर है। लटक सियांग बीस्ट की आत्मा हंसने लगती है। वो कहता है, ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, जब मैं तुम्हें मारकर खत्म कर दूंगा और तुम्हारी पूरी आत्मा को अपने आत्मिक क्षेत्र की मदद से सोख जाऊंगा, जिससे मैं और भी ऊपर के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। मैं ही यहाँ का सबसे पावरफुल आत्मा कल्टिवेटर बन जाऊंगा। हा हा हा, तुमने अच्छा किया कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया, नहीं तो मुझे शायद ही एक तुम्हारे जितना पावरफुल कल्टिवेटर का ब्लड और आत्मा खाने को मिलता। अक्षत तो लटक सियांग बीस्ट के आत्मिक क्षेत्र में था। लटक सियांग बीस्ट कहता है, तुम बस मेरे और ऊपर जाने की सीढ़ी हो, तुमने मेरी आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हो, तो मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा। मैं तुम्हें ये दिल से देना चाहता हूँ, चाहे तो तुम अपनी जान खुद भी ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए और आसान रहेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? मेरा आइडिया वैसे बुरा नहीं है, क्यों, मैंने सही कहा। बाहर राजा खटक सियांग बीस्ट उस आत्मिक क्षेत्र को देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो बड़बड़ता है, अब वो कमीना इंसान जिंदा नहीं बचने वाला है, उसने बहुत तबाही मचा ली, अब उसकी तबाही मचेगी। आज मेरे कई सालों का फल मुझे मिला है। मैंने एक संत लेवल 9 की आत्मा को तैयार किया है, जिसका आत्मिक क्षेत्र 50 मीटर का है, जो शायद ही किसी आत्मा कल्टिवेटर की होगी। वो अब इस आत्मिक क्षेत्र को देख रहा था, जो आसपास से एनर्जी ले रही थी, यहाँ तक कि नीचे खड़े सभी बीस्ट से भी। तभी वो देखते हैं कि आत्मिक क्षेत्र हट रहा था। वो बड़बड़ाता है, लगता है मेरे बेटे ने उसे खत्म कर दिया, मुझे उससे यही उम्मीद थी, आखिर मैंने उसे पावरफुल जो बनाया है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है तो वो तो लड़खड़ा कर गिर ही जाता है। उसकी आंखें बाहर आ गई थी। वो बड़बड़ाता है, ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा मेहनत बेकार नहीं हो सकता है। राजा खटक सियांग बीस्ट उस नज़ारे को पचा ही नहीं पा रहा था। उसे तो अपने देखे पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था सामने। वो तो बस अपना सिर न में हिलाए जा रहा था और सामने के नज़ारे को मानने से इनकार कर रहा था। सामने अक्षत ने लटक सियांग बीस्ट की आत्मा की गर्दन को अपने हाथों में दबा रखा था, जिससे वो आत्मा तो छटपटा रही थी। वो अपने आप को अक्षत से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर सब कुछ बेकार था। और अक्षत चारों ओर एक हल्की काले रंग की एनर्जी घूम रही थी, जिसके अंदर थी खूंखार एनर्जी, सबको मारने की फीलिंग, हिंसा, निर्दयता, क्रूरता, नफरत, जिसे महसूस करते ही तो खटक सियांग बीस्ट की आत्मा तक थर्रा जाती है। कुछ देर पहले लटक सियांग बीस्ट अपने आत्मिक क्षेत्र में अक्षत को खुद को ही मारने को कह रहा था। अक्षत तो उसको देखता है और अगले ही पल उसके पास पहुंच जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ओह ऐसा क्या? पर मैं खुद अपने आप को क्यों मारूं, जबकि तुम्हारा यह आत्मिक क्षेत्र इतना कमजोर है कि मुझे मेरा आत्मिक क्षेत्र विस्तार करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। लटक सियांग बीस्ट की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, तुम मेरे आत्मिक क्षेत्र में मूव कैसे कर सकते हो, जबकि मैं अभी अपने पूरे होश में हूं? उसे झटका तो लगना ही था, क्योंकि बिना उसके परमिशन के अक्षत इसके आत्मिक क्षेत्र में मूव कर रहा था और उसके पास भी पहुंच गया था। अक्षत तो उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी तरह ये तुम्हारा आत्मिक क्षेत्र भी कमजोर है। बेटा, अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, तुम खुद मेरे हाथों बुरी मौत मारो, और दूसरा ऑप्शन, मैं तुम्हें बुरी मौत मार दूं। लटक सियांग बीस्ट की आत्मा अब कांप रही थी। दोनों ऑप्शन नहीं थे, बल्कि एक ही था, उसकी बुरी मौत। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसका किस शैतान से पाला पड़ा है। अक्षत कहता है, तो बताओ कि तुमने कौन सा ऑप्शन चुना है, पहला या फिर दूसरा लेटेस्ट? लटक सियांग बीस्ट की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अक्षत कहता है, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतना कहकर अक्षत अपनी खूंखार एनर्जी को हल्के से बाहर आने देता है, जो लटक सियांग बीस्ट की आत्मा में घुसने लगती है। लटक तो उस एनर्जी को फील करते ही पागल सा हो रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। अक्षत की वो खूंखार एनर्जी उसकी आत्मा को अंदर से फाड़ रही थी। उसे बहुत ही दर्द का एहसास हो रहा था, जो शारीरिक दर्द से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें मौत का डर भी शामिल था, जिससे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो अक्षत उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, साला कुछ ज्यादा ही गला फाड़ रहा है। उसकी आत्मिक क्षेत्र धीरे धीरे हटने लगती है। नीचे सभी बीस्ट उस तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि कब उन्हें उस इंसान की मौत देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उनके छोटे राजकुमार की आत्मा को ही उस इंसान ने अपने हाथों में जकड़ रखा है, वो भी बड़े ही क्रूरता से उसके गले को कस भी रहा है, तो सबकी अंदर खौफ की लहर फिर से दौड़ पड़ती है। आज तो उनके साथ एक ऐसा खेल हो रहा था जहां बार बार उन्हें शौक और खौफ के झटके दिए जा रहे थे। जब जब उन्हें लगता कि अब वो इंसान मारा जाने वाला है, तब तब वो और पावरफुल बन जाता और उनके ही लोगों को खत्म कर देता।
ये कोई इंसान नहीं, साक्षात मृत्यु का देवता है। सब उसकी लाल आंखें देख देख डर रहे थे, कई को तो ऐसे ही दौरे पड़ रहे थे। अक्षत अपनी चमकते लाल आंखों से देखते हुए कहता है, तुम्हें तो अपने ऊपर काफी घमंड था, अब क्या हुआ, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। अक्षत उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम स्पीति वैली सेक्ट पर अटैक करने वालों में शामिल थे। लटक सियांग बीस्ट की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाया, और बोलता भी कैसे, अक्षत ने उसका गला ही दबा रखा था। अक्षत अपनी एनर्जी उसके सिर में भेजता है और कहता है, आत्मा जांच। आत्मा जांच एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी के दिमाग में जो यादें हैं उन्हें देखा जा सकता था। ये सिर्फ बहुत पावरफुल कल्टीवेटर ही यूज कर पाते हैं। इसमें काफी दर्द भी होता है। वो लटक सियांग बीस्ट के तो जैसे दिमाग ही फट रहा था। अक्षत जैसे ही उसकी यादों को देखता है कि कैसे इसने वामिका को खंजर गले पर चलाने पर मजबूर किया था, तो उसका गुस्सा तो अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसका गुस्सा प्रचंड रूप ले लेता है। उसकी खूंखार एनर्जी जो अभी तक सिर्फ हल्की हल्की ही बाहर आई थी, वो अब बहुत ही तेजी से बाहर आने लगती है। ऐसा होते नीचे के सारे बीस्ट तो जैसे पागल होने लगते हैं। आसमान में काले घनघोर बादल छा जाते हैं जिसमें बिजली चमकने लगती है और जोर जोर से गर्जना होती है, जो ये दिखा रही थी कि अक्षत कितने गुस्से में है। अक्षत पूरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी खूंखार एनर्जी ने पूरे बीस्ट डोमेन को अपने अंदर ले लिया था। सभी बीस्ट तो उसकी खूंखार एनर्जी के कारण पागल होकर अपने में ही लड़ने लगे थे। और ऊपर काले बादल एक अलग ही गुस्सा दिखा रहे थे। पूरा माहौल एकदम डरावना हो गया था। बिजलियां अब बीस्ट डोमेन में और भी तबाही मचा रही थी। उसके आगोश में आने वाले बीस्ट भी मारे जा रहे थे। जो अब तक घर और गुफाएं खंडहर बन गई थी और उनके मलबे बचे थे, वो अब धूल बन गई थी। अक्षत गुस्से से कहता है, तो वामिका की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। इतना कहकर अक्षत तो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और उसका एक हाथ खींचने लगता है। अक्षत बड़बड़ता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो उसका हाथ खींचकर अलग कर देता है। उसे जैसे जैसे वामिका का वो विवश चेहरा याद आ जाता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसका दूसरा हाथ भी ऐसे ही खींचने लगता है। तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की। इतना कहकर अक्षत उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ देता है। वो ऐसे ही उसके दोनों पैर भी उखाड़ देता है। लटक सियांग बीस्ट जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। अक्षत तो उसके सीने में अपना हाथ घुसाने लगता है और दोनों हाथों से उसे फाड़ देता है। उसके ऐसा करते ही लटक सियांग बीस्ट की आत्मा खत्म हो जाती है। अक्षत अब जोर जोर से सांस ले रहा था। वो इतना खतरनाक दिख रहा था जैसे वो कोई बहुत ही खतरनाक शेर हो जिसकी सांसें भी दहाड़ मार रही थी। अक्षत चारों ओर देखता है। चारों ओर बस बीस्ट की लाश ही लाश दिखाई पड़ रही थी। सभी बीस्ट अब मारे जा चुके थे, कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ एक को छोड़कर। वो था खटक सियांग बीस्ट, जो कि यहाँ का राजा था। वो सामने अपने बीस्ट डोमेन की यह हालत देख पागल सा हो रहा था। उसी अपने बेटों और लोगों की मरने का कोई दुख नहीं था। उसे दुख था तो बस बीस्ट डोमेन के खत्म होने का। वो संत लेवल 3 पर था। वो समझ गया था कि वो सामने खड़े इस शैतान से तो लड़ ही नहीं सकता था। वो अब तक सामने इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो कुछ और भी तैयारी कर रहा था। अब वो अपनी एक हाई ग्रेड की कटार लेकर अक्षत के तरफ बढ़ जाता है। अक्षत उसे आते देख लेता है। वो कहता है, क्या तुम अभी भी बचे हुए थे? अरे हाँ, तुम तो यहाँ के राजा हो, यानी कि इन सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो तुम ही हो। खटक उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर अक्षत हल्का सा पीछे होकर बच जाता है। खटक कहता है, आखिर हमारे बीस्ट ग्रुप ने किया क्या था जो तुमने ऐसा किया? इतना कहकर वो फिर से अटैक कर देता है। अक्षत उसके अटैक से फिर बचता है और कहता है, तुम्हारे बेटे की वजह से वामिका की जान जाने वाली थी। खटक रुक जाता है और कहता है, क्या बस एक लड़की के लिए तुमने हमारे साथ ऐसा किया? दुनिया में तुम्हें उससे भी खूबसूरत लड़कियां मिल जाती। अक्षत कहता है, मुझे उससे खूबसूरत लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे वही पसंद है। और तुम्हें क्या पता कि किसी अपने को अपने सामने मरता देखना कितना दर्दनाक होता है। तुम्हें तो जैसे अपने लोगों के मरने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खटक सियांग बीस्ट कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मुझे उन सब के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बस तुमसे गुस्सा इस बात का है कि तुमने मेरा राजा होने का पद ही खत्म कर दिया। तुम तो इतने पावरफुल हो कि एक ही बार में हमें खत्म कर सकते थे, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे थे? अक्षत कहता है, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, मैं बस सबकी आंखों में खौफ, मौत का डर देखना चाहता था। अक्षत उसे पकड़ लेता है और उसने जिस हाथ में कटार ले रखी थी उस हाथ को ही खत्म कर देता है। वह कटार नीचे गिर जाती है, उसके उस हाथ से खून आने लगता है। अक्षत तो उसे एक लात मारता है और कहता है, मुझे तो तुम्हें पहले ही मारना चाहिए था। खटक नीचे कई मीटर तक लुढ़कते हुए जाता है और फिर जब वो रुक जाता है तब वो अक्षत को देख हंसने लगता है और कहता है, मेरा मरना तो अब तय है, तो तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम सियांग बीस्ट जाति वाले पुराने ब्लड लाइन के क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत पावरफुल थे और वो आज भी ऊपर की दुनिया में है। इतना कहकर वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ी सी प्लेटफॉर्म निकलता है और उसे पर खड़ा होकर कहता है,
मैं बीस्ट ग्रुप का राजा खटक सियांग बीस्ट अपने पूर्वज सियांग बीस्ट के पहले पूर्वज को समन करता हूँ, इसके बदले में अपनी जान की बलि देता हूँ। इतना कहकर वो अक्षत को देखकर मुस्कुराता है और उस प्लेटफॉर्म पर ही मर जाता है। कल चैप्टर न डाल पाने के लिए सॉरी, लड़का होने का यही तो नुकसान है। फैमिली वाले चाहे जब किसी न किसी काम में फंसा देते हैं। चैप्टर्स डेली शाम के 7 से 8 बजे तक आ जाएंगे। कभी किसी दिन थोड़ा देर हो सकता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर को सही टाइम पर डाल दूं। वैसे आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां स्टोरी से जुड़ी कोई भी रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में इंस्टा डाउनलोड किया है। खटक सियांग बीस्ट अक्षत को देख हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अक्षत को मारने के लिए कोई बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रखा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो मरते मरते सोच रहा था, तुमने मेरे 20 डोमेन को खत्म करके अच्छा नहीं किया। मैं भले ही मार रहा हूं, पर तुम भी अब मरोगे। खटक सियांग बीस्ट ने अपनी बलि देकर अपने पहले पूर्वज को समन किया था, जो कि ऊपर की दुनिया में था। अक्षत उस प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखने लगता है और बड़बड़ाता है, यह क्या चीज़ है? मास्टर भूमि ने तो मुझे कभी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं बताया। ये किसी फॉर्मेशन की तरह दिख रहा है, पर यह कोई फॉर्मेशन नहीं है। खटक सियांग बीस्ट इतनी देर से इसी की तैयारी कर रहा था। उसने जब देखा कि उसका बेटा लटक सियांग बीस्ट की आत्मा की गर्दन अक्षत के हाथ में है, तो वो तुरंत ही इस प्लेटफॉर्म को निकालकर कुछ तैयारी करने लगा था। उसने सब सोच लिया था, बस कुछ बाकी रह गया था। तो उसके मन में तो वह था एक सवाल कि आखिर अक्षत ने बीस्ट ग्रुप पर अटैक क्यों किया, इसका कारण क्या था। ये जानने के लिए तो वो सामने आया था, और जब सब कुछ जान लिया कि अक्षत ने सिर्फ एक लड़की के लिए इतनी तबाही मचाई थी, तो उसने उसे मारने के लिए अपने पूर्वज को समन किया इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। ये बीस्ट ग्रुप का सबसे सीक्रेट और मिस्टीरियस खजाना था, जो उसके पूर्वज छोड़कर गए थे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऊपर की दुनिया से इस दुनिया में कोई भी आ सकता था, वो भी बिना अपनी पावर को कम किए। नहीं तो अगर ऊपर की दुनिया से ऐसे नीचे इस दुनिया में आते तो उनकी पावर घट जाती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए आने से उसे कोई पावर कम नहीं करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए किसी जिंदा सियांग बीस्ट की बलि देनी पड़ती है, तो आज खटक सियांग बीस्ट ने अपनी ही बलि दी थी। वो प्लेटफॉर्म दिखाता तो किसी फॉर्मेशन की ही तरह था, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म था, वो भी ऊपर की दुनिया से कनेक्टेड। उस प्लेटफॉर्म पर कई शब्द लिखे गए थे जो अक्षत भी नहीं पढ़ पा रहा था। उसने ऐसे शब्द अभी तक इस दुनिया में नहीं देखे थे। वैसे भी उसकी मास्टर ने उसे जो भी पढ़ाया था, उसमें भी ऐसे शब्द कहीं नहीं मिले थे। अक्षत अब खड़ा होकर उस प्लेटफॉर्म को देखते हुए कहता है, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो पहला पूर्वज है कौन, जिसके वजह से वो खटक मुझे मारने की धमकी देकर मरा है। वैसे मेरा काम तो पूरा हो गया है, क्या मैं इस प्लेटफॉर्म को ही खत्म कर दूं? अरे नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो उस खटक सियांग बीस्ट की आत्मा को बुरा लगेगा कि मैंने चीटिंग कर ली, उसका प्लेयर आने से पहले ही मैच खराब कर दिया। तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? अरे अगर मैं ऐसे यहाँ से चला गया तो इस पूर्वज सियांग बीस्ट की स्वागत कौन करेगा? कोई तो होना ही चाहिए। वैसे भी ये सब तो अब गहरी नींद में चले गए हैं। तभी वो प्लेटफॉर्म खटक सियांग बीस्ट की ब्लड को सोखने लगता है और साथ में उसकी एनर्जी को भी। वो अब चमकने के साथ साथ हिलने भी लगता है। उसके हिलते ही आसपास के वातावरण में एक कंपन सी हो रही थी, जो एनर्जी की लहर उत्पन्न कर रही थी, जो किसी सुनामी से कम नहीं लग रही थी। चारों ओर एनर्जी प्रेशर पड़ने लगता है, जमीन फटने लगती है, पर अक्षत वैसे के वैसे ही खड़ा था। उस एनर्जी प्रेशर से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। तभी उस प्लेटफॉर्म का दरवाजा नीचे से खुलता है और कोई बाहर आता है, जो करीब 10 फीट लंबा था। ये था सियांग बीस्ट का पहला पूर्वज, जिसने 10,000 साल पहले इस बीस्ट ग्रुप की स्थापना करके ऊपर की दुनिया में चला गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसके बाल सफ़ेद थी, उसकी आंखें गहरी लाल थी, जो उसके जीवन के अनुभव को बता रही थी। वो इन सियांग बीस्ट से थोड़ा अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक कट का निशान था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो कहता है, किसने मुझे बुलाया है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो आसपास देखता है तो चारों ओर बस लाश ही लाश पड़ी हुई थी। कई लाश तो तितर बितर हो गए थे। मंजर काफ़ी भयावह था, कई जगह से बिजली के कारण जलने से धुंध थी। वो पूर्वज प्लेटफॉर्म पर खटक सियांग बीस्ट की लाश को देखता है और उसके पास राजा का टोकन देखता है, जिसे उसने अपने हाथ में ले रखा था। वो समझ गया कि उसे बुलाने के लिए राजा खटक ने अपनी बलि दी है। अब तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसने ये बीस्ट ग्रुप अपने हाथों से बनाया था और कोई इसे बर्बाद कर गया और उसके सभी पीढ़ी को खत्म कर दिया। वो गुस्से से चिल्लाता है, किसकी इतनी हिम्मत की, जिसने मेरे बनाए बीस्ट ग्रुप पर हमला करके उसे तबाह किया है? आज तो वो बचने वाला नहीं है, वो मेरे हाथों मरने वाला है। जल्दी से बाहर आ जाओ, हो सकता है कि तुम आसान मत मरो। उसके गुस्से के कारण उसकी एनर्जी उफान मार रही थी, तो यहाँ और भी प्रेशर डाल रही थी। अक्षत तो उसे ही ऊपर से देख रहा था। वो कहता है, ओ जंगली बीस्ट, ऊपर देख, तुम्हारा बाप खड़ा है। पूर्वज सियांग बीस्ट अपने सामने ऊपर अक्षत को देखता है और कहता है, एक इंसान, क्या तुमने ये सब किया है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई?
मुझसे ऐसी बात करने की, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? अक्षत हल्का सा हंसा और कहता है, मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और हाँ, तुम्हारे इस बीस्ट ग्रुप को खत्म करने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। पूर्वज सियांग बीस्ट उसे गुस्से से घूरने लगता है और कहता है, तुम्हारी ऐसा करने का कारण क्या था? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम्हारे इन बीस्ट ने एक गलती की थी, बस उसी की सजा है। अक्षत ने काफी आराम से फन के साथ कहा। पूर्वज सियांग बीस्ट अपने आप को शांत किए हुए कहता है, कैसी गलती? अक्षत कहता है, ये तो तुम्हें उसके पास जाने के बाद ही पता चलेगा, क्या तुम तैयार हो उसके पास जाने को? वो पूर्वज सियांग बीस्ट अब गुस्से से लाल हो गया था, उसकी वजह से उसके चारों ओर एनर्जी घूमने लगती है। वो कहता है, मैं कब से अपने आप को शांत रख रहा था, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही अपने पावर की अहंकार में डूबे हुए हो, जिसे दूसरों की इज्जत करना भी नहीं आता है। तुमने मेरे बीस्ट ग्रुप के साथ साथ मेरे सारे जनरेशन को पूरा खत्म कर दिया है, इसका सजा तो बस मौत है, मौत। मैं अब तुम्हें मारकर अपनी जनरेशन के सभी मेंबर का बदला लूंगा। आज ये बीस्ट डोमेन तुम्हारे भी खून से रंगी जाएगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बीस्ट ग्रुप को खत्म करके बच जाओगे? नहीं, तुम नहीं बचने वाले हो। इतना करके वो तुरंत एक झटके में ही अक्षत के पास पहुंच जाता है और अपनी कटार से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसकी वो कटार अक्षत तक पहुंच भी पता कि उसके कानों में अक्षत की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तुम तो बड़े ही घमंडी हो, बाप के सामने सिर झुकाना भूल गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारा सिर झुका देता हूँ। वह पूर्वज और कुछ समझ पाता कि उसके मुंह पर एक जोरदार अक्षत की किक लगी, वो तुरंत ही दूर हवा में ही लुढ़कते चला गया। उसके कुछ दांत टूट चुके थे, उसका मुंह खून से भर गया था, वो खून थूकता है। वो काफी हैरान था कि अक्षत ने उसके वार करने से पहले ही उसको किक कर दिया। वो बड़बड़ता है, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। मैंने सिर्फ अपनी पावर का 10वां भाग यूज किया था, पर यह फिर भी मुझ पर भारी पड़ा, जो कि असंभव था, भले ही मेरी पावर का 10वां भाग क्यों न हो। पूर्वज सियांग बीस्ट कहता है, मानना पड़ेगा लड़के, तुम पावरफुल तो हो, तुम्हारा ऐसे घमंड करना जायज है। तुम्हारे जितना कम उम्र का शायद ही कोई इस दुनिया में इतना पावरफुल होगा, लेकिन अफसोस तुम अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि ऊपर की दुनिया के कल्टीवेटर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। ऊपर की दुनिया में तुमसे कई गुना पावरफुल लोग हैं, जो तुम्हें चींटियों की तरह मसल देंगे, तो तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए था। अक्षत कहता है, क्या सच में? तब तो मुझे जरूर उन सब से मिलना चाहिए। वो पूर्वज सियांग बीस्ट अक्षत की कल्टीवेशन पावर को देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अक्षत का लेवल दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो सोचता है, इसने जरूर बहुत ही सीक्रेट टेक्निक से अपनी कल्टीवेशन की पावर को छुपा रखा है। आखिर यह है किस वंश से? क्या ये किसी सेक्ट से है, या फिर क्लैन, या फिर एकेडमी से? इसके अंदर तो किसी बात का डर ही नहीं है, ना मरने की ना ही हारने की। पूर्वज सियांग बीस्ट अक्षत से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो किस वंश से या सेक्ट से? अक्षत उसे ऐसे लड़ाई के बीच में परिचय पूछते देख कहता है, अरे तुम कैसे नालायक बेटे हो, अपने बाप का नाम तक नहीं पता है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, बूढ़े हो गए हो तो दिमाग से उतर जाता होगा। मेरा नाम अक्षत सिंह है और मैं किसी वंश या सेक्ट से नहीं हूँ। पूर्वज सियांग बीस्ट ने तो अपने मन में कई वंश को सोच लिया था कि यह जरूर शैडो क्लैन से होगा या फिर उन मिस्टीरियस वंश में से होगा, क्योंकि ऐसी पावर इतनी कम उम्र के लड़के में उसमें से ही किसी के पास हो सकती है। पर अक्षत के मुंह से ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम किसी वंश और सेक्ट से नहीं हो? अक्षत कहता है, बार बार आपने बाप से ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं बेटे। अब तो पूर्वज सियांग बीस्ट को और भी गुस्सा आ जाता है। एक तो ये किसी वंश से नहीं है, ऊपर से ये इतनी अकड़ दिखा रहा है। चलो अच्छा है कि ये किसी वंश या क्लैन से नहीं है, नहीं तो मुझे ऊपर की दुनिया में इसके पूर्वज से लड़ना पड़ता। अब तो मुझे इसे मारने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मुझे अपनी पूरी पावर के साथ इसे खत्म कर देना चाहिए। इतना सोचकर वो तुरंत ही अक्षत के पास पहुंच जाता है और उसको अपने कटार से स्लैश करता है। अक्षत उससे बचने के लिए पीछे होता है, तो वो पूर्वज सियांग बीस्ट इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो तुरंत ही उसे पीछे से खंजर भोंक देता है और कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि बाप कौन है। तुम्हारे जैसे निचली दुनिया के घटिया से इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे पावरफुल बेइज्जती करने की। पहली बार तो तुम बच गए, क्योंकि मैंने उस समय अपनी पावर का 10वां भाग यूज किया था। इस बार कैसे बचोगे जब मैं अपनी पूरी पावर यूज कर रहा हूँ? इतना कहकर वो अक्षत के मुंह पर पंच बरसाने लगता है और उसके पेट में लगातार खंजर घोंपता रहता है। उसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा थी कि दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो कर क्या रहा है। वो गुस्से से कहता रहता है, तुमने मेरे बीस्ट ग्रुप को खत्म करके अच्छा नहीं किया, अब मरो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें कीड़े मकोड़े को खिला दूंगा। वो पूर्वज सियांग बीस्ट लगातार अपने खंजर से अक्षत पर हमला किए जा रहा था और अक्षत कोई भी बचाव अपना नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बचाव कर ही नहीं पा रहा था। वो उस पूर्वज सियांग बीस्ट के सामने हार मान चुका हो, और वो पूर्वज भी नहीं रुक रहा था। वो लगातार हमला किए जा रहा था, वो कोई भी मौका नहीं देने वाला था।
तभी आसमान से एक बिजली उसे पूर्वज सियांग बीस्ट पर गिरती है, जिससे तो वो काफी जोर का झटका खाता है। ये बिजली तो इतनी पावरफुल थी कि अगर इसके सामने कोई संत लेवल 9 का भी कोई कल्टीवेटर होता तो वो जलकर खत्म हो चुका होता। पर वो सियांग बीस्ट तो बहुत पावरफुल था, तभी तो वो ऊपर की दुनिया में जा पाया था। वो पूर्वज सियांग बीस्ट पीछे हो गया था, उसने समय रहते एक खजाने का उसे कर लिया था। नहीं तो ये बिजली उसे खत्म तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की चोट जरूर पहुंचा देती, और बैटल में छोटी चोट भी कब भारी पड़ सकती है इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हाँ, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अब अक्षत से थोड़ी दूरी पर आकर खड़ा हो गया था और उसे घूर रहा था। वो सोचता है क्या यह इस लड़के ने किया है? इसने बिजली की पावर यूज की है, ये नेचुरल है या फिर इसके द्वारा बनाया गया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वो अक्षत को ध्यान से देखने लगता है, जो अभी हवा में हाथ फैलाए सिर ऊपर किए हुए हवा में ही खड़ा था। अक्षत के बॉडी में 100 से भी ज्यादा खंजर के निशान बना लिए गए थे, जिसमें से खून बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अक्षत की बॉडी से खून का झरना बह रहा था, पर वो खून जरा सा भी नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि वो एनर्जी में बदल जा रहा था। अक्षत की आंखें अब बंद हो जाती है। इन दोनों की ऐसे फाइट करता कोई कई किलोमीटर ऊपर से देख रहा था। वो कहती है, क्या मुझे उसकी मदद करने जाना होगा? वो अभी छोटा है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि वो एक ऊपर दुनिया के हजारों साल के अनुभवी बीस्ट से लड़ पाए। ऊपर से वो बहुत घायल हो गया है, उसको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझे उसे बचाना होगा। इतना कहकर वो अपनी कदम बढ़ाती ही है कि वो कुछ देखकर रुक जाती है और फिर हल्की सी स्माइल करती है। अक्षत हवा में था, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी मुट्ठी को कसता है। हा 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 हा, अंततः मुझे कोई तो मिला जिससे मैं अपनी 1% पावर के साथ लड़ सकूं। हाँ, अब मजा आ रहा है। सब कमजोरों को मारते मारते बोर हो गया था, ये थोड़ा तो पावरफुल है। हा 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 हा, अक्षत बहुत ही डरावनी हंसी हंस रहा था। उसकी वो शैतानी हंसी किसी भी की रोंगटे खड़ी कर सकती थी। उसकी हंसी तो वहां गूंज रही थी। पूर्वज सियांग बीस्ट भी शौक के कारण जम ही गया था। उसे अपने देखे पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सामने क्या देख रहा है। भला कोई कैसे अभी तक जिंदा रह सकता है उसके इतने खतरनाक हमला करने के बाद भी? और न केवल वो जिंदा है, बल्कि वो हंस रहा है जैसे उसे उन गहरे चोटों से कोई फर्क ही न पड़ा हो, बल्कि उसे तो मजा आ रहा है। पूर्वज सियांग बीस्ट की तो अक्षत की ये हंसी सुनकर आत्मा तक हिल गई थी। उसको तो अब बहुत डर लगने लगा था, ऐसे सामने खड़े भूत को देखकर जो हंस रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका किस शैतान से पाला पड़ा है। वो बड़बड़ाता है, आखिर ये किस चीज का बना हुआ है जो अभी तक ऐसे ही खड़ा है, और इसने कहा ये मुझसे 1% पावर के साथ लड़ेगा। क्या अब तक ये अपनी 1% पावर भी यूज नहीं कर रहा था? आखिर ये है कौन? इतना पावरफुल तो कोई ऊपर की दुनिया में भी नहीं है, तो यहाँ नीचे की दुनिया में ये कर क्या रहा है? हे देवता, मेरा किस शैतान से पाला पड़ गया है? नहीं, ये सच नहीं होगा, जरूर ये झूठ बोल रहा होगा मुझे डराने के लिए, ताकि मैं इससे डर जाऊं और अपने काम से भटक जाऊं। तभी वो सामने देखता है, अक्षत के आसपास कई खूंखार एनर्जी जमा हो रही थी और उसकी सभी चोटें अपने आप ठीक हो रही थी, वो भी काफी तेजी से। पूर्वज सियांग बीस्ट कहता है, इतनी शुद्ध खूंखार एनर्जी कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इसे ठीक होने से पहले ही खत्म करना होगा। इतना कहकर वो तुरंत ही अपनी कई खजाने और हथियार निकालता है और अक्षत पर अटैक कर देता है, पर अक्षत उसके हर एक अटैक से बच जाता है। वो कहता है, हाँ हाँ, तुम थोड़ा अच्छा कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में थोड़ा तो मजा आने लगा है। हाँ, और कोशिश करो थोड़ा और। पूर्वज सियांग बीस्ट सोचता है, ये सच में कोई इंसान नहीं है, इतना खतरनाक और सन की कोई इंसान नहीं हो सकता है, ये सच में कोई शैतान है, शैतान। मुझे इसकी आत्मा पर अटैक करना चाहिए, शायद तब कुछ काम बन सके। वो जैसे ही अक्षत की आत्मा पर अटैक करता है, वो एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, अक्षत की आत्मिक क्षेत्र में, जहां वो सामने ही एक काली खूंखार एनर्जी से लिपटा हुआ कुछ देखा है, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसे देखते ही जो उसे घूर रही थी वो अंदर तक हिल जाता है। वो तुरंत ही अपने होश में आ जाता है और बड़बड़ाता है, ये मुझसे झूठ बोल रहा था, ये अपनी 1% पावर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये मुझे पहले ही मार सकता था, बस ये मेरे साथ खेल रहा था। मुझे अब यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। वो तुरंत ही अपनी एक बूंद ब्लड उस प्लेटफॉर्म पर डाल देता है, जिसके कारण उसका दरवाजा खुल जाता है और वो तुरंत ही उस दरवाजे के अंदर जाने लगता है। उसे ऐसे भागते देख अक्षत तुरंत उस प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और उसे पकड़ने लगता है, तो पूर्वज अपने पास से कोई पाउडर अक्षत के ऊपर फेंक देता है और भागने लगता है। अक्षत कुछ देर के लिए उस पाउडर से विचलित हो जाता है और वो पूर्वज सियांग बीस्ट इसी का फायदा उठाकर भागने लगता है, लेकिन तभी अक्षत उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो? अभी अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था, तुम ऐसे कैसे इस खेल को बीच में छोड़कर जा सकते हो? ये तो बेईमानी हुई। बेईमानी हुई? अरे बेईमानी तो तुम मेरे साथ कर रहे हो, इतने पावरफुल होकर मेरे जैसे बच्चे से लड़ रहे हो, तो भागू नहीं तो क्या करूं, अपने मौत का इंतजार। ऐसा पूर्वज के दिमाग में चल रहा था।
पूर्वज सियांग बीस्ट अपना हाथ खींचते हुए कहता है, मुझे तुम जैसे शैतान के साथ नहीं लड़ना है, मुझे अपनी जान प्यारी है। अक्षत कहता है, अरे तुम क्या मुझसे बदला नहीं लेने वाले, जल्दी बाहर आओ, मैं अब अपनी 1% पावर भी यूज नहीं करूंगा, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे मुझे अब कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है, और तुम जैसा शैतान 1% पावर यूज किए भी शैतान ही रहेगा। ऐसा पूर्वज सोच रहा था। अक्षत उसे कुछ न बोलता देख कहता है, अच्छा मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देता हूँ, तुम एक अटैक के बाद एक अटैक फ्री कर सकते हो, मैं अपनी बचाव तक नहीं करूंगा। वो पूर्वज को तो समझ नहीं आया कि आखिर ये इंसान ही है या फिर कुछ और। अरे ऐसे अपने आप को मारने का कौन ऑफर देता है, पर वो ये भी जानता था कि वो तब भी अक्षत से नहीं लड़ पाएगा। उसने तो अभी कुछ देर पहले ही उसे इतनी जल्दी ठीक होते देखा था। वो कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी ऑफर नहीं चाहिए और मुझे मेरे बातों के लिए माफ करना। अक्षत कहता है, क्या सच में? अब मैं इसे में क्या ही कर सकता हूँ, जब तुम्हें ये ऑफर पसंद नहीं है, पर मुझे तुम्हारा ये हाथ बहुत पसंद आया तो मैं ये ले रहा हूँ। इतना कहकर अक्षत तो उसके हाथ को उखाड़ देता है। इसी के साथ वो दरवाजा बंद हो जाता है। अक्षत उस प्लेटफॉर्म को एक ही किक करता है तो वो प्लेटफॉर्म ही टूटकर बिखर जाती है। वैसे अक्षत तो उसे पहले भी मर सकता था और जब वो भाग रहा था तब भी, पर उसने पता नहीं क्यों उसे मरा नहीं, शायद उसे उसके साथ खेलने में मजा आया था इसलिए। अक्षर अब जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, 3 साल बाद ऐसे बाहर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो शांत हो जाता है और कहता है, वो बिजली कहाँ से आई थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, मास्टर, मास्टर क्या आप आसपास हैं? अक्षत अब आसपास महसूस करता है। वो बड़बड़ाता है, मास्टर भूमि तो चली गई हैं, मुझे उस समय ध्यान देना चाहिए था, मैं कैसे मस्ती में डूब सकता हूँ। छोड़ो भी, अब मास्टर ही मुझसे नहीं मिलना चाहती हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना कहकर वो स्पीति वैली के पहाड़ी पर एक कदम बढ़ाते ही आ जाता है और अपने सारे काले कपड़े उतार कर नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि अब उसके कपड़े, चेहरे, शरीर कहीं पर भी कोई निशान नहीं था। वो अब वही खड़ा हो जाता है अपनी आंखें बंद करके। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले ही जैसे मासूम और इनोसेंट लुक आ गया था। वो कुछ देर ऐसे खड़े रहने के बाद कहता है, अरे मैं कब यहाँ आ गया, कहीं मुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई है। तभी वो अपना हाथ देखता है जो नीचे कुछ पकड़ा हुआ था। वो बड़बड़ाता है, अच्छा तो मैं टॉयलेट करने आया था, लगता है नींद में था, तभी तो ऐसे यही खड़ा रह गया। इतना कहने के बाद अक्षत अपना काम करके वापस से अपनी जगह पर लेट जाता है। वो अपना हाथ और शरीर को छूता है, फिर बड़बड़ाता है, वैसे बड़ा ही खतरनाक सपना था, वो मेरा बिल्कुल सच लग रहा था। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। तभी श्वेता की आंख खुलती है। वो अक्षत को देख खुश हो जाती है। वो उसके पास आकर उसके गर्दन से चिपक कर सो जाती है। इधर अंदर वामिका के शरीर में अक्षत का ब्लड उसके चोटों को बहुत ही तेजी के साथ ठीक कर रहा था और साथ में ही उसकी एनर्जी को भी बढ़ा रहा था। उसका लेवल सोते सोते ही पार हो रहा था। वो अब मार्शल लेवल 7 से संत लेवल 1 पर आ गई थी। वामिका के दिमाग में वही सब ख्याल चल रहे थे जब स्पीति वैली सेक्ट पर बीस्ट ग्रुप ने अटैक किया था और उसको लटक सियांग बीस्ट ने पकड़ रखा था। वो उसे हवस भरी नजरों से देख रहा था। उसको तो पसीने आ रहे थे, उसकी सांसें तेज हो गई थी। वामिका को कुछ यादें और भी आ रही थी, जहां वो जब आगे जा रही थी तो सभी लोग उसके सामने सिर झुका रहे थे। ये यादें बहुत ही अलग थी उसके लिए, क्योंकि ऐसी जगह और लोगों को उसने अभी तक कहीं भी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई महारानी हो। यह एहसास ही उसके लिए नया और अलग था। वामिका के दिमाग में न जाने कितनी सारी बातें और यादें चल रही थी, जो सही थी या गलत ये तो किसी को नहीं पता था। वो पूरा पसीने से भीग गई थी। ये दृश्य थोड़ी धुंधली थी, जिसमें एक खूबसूरत सुंदर कपड़ों में कोई थ्रोन पर बैठी थी, जिसका रुआब बिल्कुल अलग था। उसके सामने सभी अपना सिर झुका रहे थे। थ्रोन पर बैठी 25 से 26 साल की दिख रही वो लड़की बिल्कुल वामिका की तरह ही दिखती थी। वामिका को तो वो खुद ही लग रही थी वो वही उस थ्रोन पर बैठी है। तभी उसकी आंखें खुलती है। वो अपने आप को देखती और कहती है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गई। तभी वो जब ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि यह तो वही जगह है जहाँ पर अक्षत ने उसे पहली बार बचा कर लाया था। वो इसी बेड पर उस दिन आराम कर रही थी। वो बड़बड़ाती है, क्या इत्तेफाक है, उस बार भी हमारे सेक्ट पर बीस्ट ग्रुप ने हमला किया था और मैं घायल हो गई थी तो यही बेड थी, और इस बार भी, पर मैं तो। उसे कुछ याद आता है तो उसकी आंखें भर आती है। उसका चेहरा मायूस हो जाता है। वो अपनी हाथ को देखती और फिर अपने गले पर हाथ रखती है तो उसके गर्दन पर कोई चोट नहीं थी। वो एक सांस छोड़ती है और बड़बड़ाती है, मैं समझ गई, मैं मरने से पहले के दिमाग में होने वाले सपनों में हूँ। वो अपने आप को रिलैक्स करती है। अब तो जो होना था वो हो चुका, इसे बदला नहीं जा सकता था। यही सोचकर वो शांत हो जाती है। वो कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे इसे और अच्छे से जीना चाहिए, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी।
वो अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर आ जाती है। उसने तो उस कमरे में ध्यान ही नहीं दिया कि उसे कमरे में कीर्ति और ईशानी भी है। वो बाहर आती है, उसकी नज़रें अक्षत को ढूंढ रही थी। अक्षत सर कहाँ हैं? वो जरूर यहीं कहीं होंगे, वामिका ने धीरे से कहा। और उसे वो नज़र भी आ जाता है। वो अब उसके पास जाने लगती है और जब उसके पास पहुंच जाती है तो वो बगल में बैठ उसे ही निहारने लगती है। उसे अक्षत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो कहती है, आप सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, मन करता है कि आपको ऐसे ही देखती रहूं। वो अक्षत के गाल को छूती है। उसको ऐसा करना अच्छा लग रहा था, उसे तो ये अपना सपना ही लग रहा था। इतना कहकर वो अक्षत के पास लेट जाती है और उसके सीने पर अपना हाथ रख लेती है। अक्षत भी उसे अपने बाहों में समेट लेता है। वो नींद में ही था। अक्षत को क्या पता था कि वो वामिका है, उसने तो बस ऐसे ही कर लिया था। वामिका अक्षत के बॉडी की गर्मी महसूस कर पा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। यह एहसास उसके लिए बहुत ही नया और रोमांटिक था। वो और भी उसके बाहों में सिमट गई थी। वो तो जैसे अक्षत की खुशबू में खो ही गई थी। अक्षत के शरीर की गर्माहट वामिका को बाहर के ठंडे मौसम में भी गर्म रख रही थी। वो तो उसे बस अपने दिमाग में बुनी जा रही कल्पना समझ रही थी। अगली सुबह अक्षत को अपने हाथ और सीने पर कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने बाहों में वामिका को पाता है। वो कहता है, अच्छा तो ये तुम हो वामिका। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में यह बात प्रोसेस करता है वो चिल्ला पड़ता है, क्या वामिका मेरे पास ऐसे? वो तुरंत ही दूर हो जाता है और वामिका को वो आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। वामिका भी अपनी आंखें धीरे से खोलती है। वो देखती है कि अक्षत तो उसे ही देख रहा है। वो अब अपनी हाथों और बॉडी को देखने लगती है। वो कहती है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? उसका चेहरा पूरा शौक से भरा हुआ था। अक्षत कहता है, हाँ तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था, काफ़ी मेहनत के बाद तुम बची हो। अक्षत याद करता है कि कैसे कैसे उसने वामिका की सांसें वापस लाई थी। उसकी तो उस समय खुद जान अटकी हुई थी। ये तो उसे ही पता था कि उसका उस समय घबराहट से कैसा हाल हो गया था। उसका तो हाथ तक कांप रहा था। वामिका की ऐसी हालत देखकर तो उसके दिमाग ने उस समय काम ही करना बंद कर दिया था। वामिका कहती है, क्या सच में मैं जिंदा हूँ? उसे अब जाकर यकीन हो गया था। उसने तो पहले अपने आप को मरा हुआ ही मान लिया था। तभी उसे कुछ याद आता है। जब वो अपने आप को यहाँ देखती है वो बड़बड़ाती है, इसका मतलब कल रात वो कोई सपना नहीं था। ये समझ आते ही उसका गाल शर्म से लाल हो जाता है। वो अपना सिर नीचे कर लेती है। वो सोचती है, वामिका वामिका तू ऐसे कैसे अक्षत सर के पास आकर सो सकती है? क्या तुझे शर्म नहीं आई? अब वो तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि तू उसके चिपक रही है? वो तुझे कैरेक्टरलेस लड़की समझेंगे। अक्षत का भी शर्म से चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसने तो वामिका को अपनी बाहों में ले रखा था। वो सोचता है, अरे यार अक्षत, तुमने ये क्या कर दिया? तुम उसे ऐसे कैसे अपनी बाहों में लिए पास चिपकाए हुए थे? वो जरूर तुम्हें ठरकी समझेगी, बिल्कुल ईशानी की तरह। वामिका अपना सिर नीचे किए हुए ही कहती है, वो मुझे माफ़ कीजिए, मैं गलती से यहाँ आ गई थी, मुझे होश नहीं था रात को। अक्षत अपने आप को थोड़ा संभलते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी कल, तो तुम्हें ऐसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इसने तो माफ़ी मांग ली, क्या मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए? ये तो यहाँ बस आकर सो गई थी और मैंने इसे अपने बाहों में ले लिया। इतना सोचकर वो चुप हो जाता है। दोनों को ही ऑकवर्ड लग रहा था। तभी अक्षत की नज़रें अपने सामने जाती है। उसने तो अभी तक देखा ही नहीं था कि सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं। अक्षत उन सब को ऐसे देखते देख चौंक जाता है। वो कहता है, आप सब यहाँ कब आए? रंजीत कहते हैं, हम सब तो जब आप सो रहे थे तभी आए थे, आपने हमें देखा ही नहीं। अक्षत अपना चेहरा अजीब सा बना देता है। वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ओह अच्छा। कुछ देर पहले जब कीर्ति की आंख खुली तो उसने देखा कि वामिका बेड पर नहीं थी। वो ईशानी को जगाती है। दोनों उसे ढूंढते हुए जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रंजीत और राजीव सामने देख रहे थे। दोनों भी उस तरफ देखने लगते हैं तो कीर्ति तो सामने का नज़ारा देख अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पर यह देखकर पता नहीं क्यों ईशानी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अक्षत पर गुस्सा आ रहा था। वो दोनों भी अब रंजीत और राजीव की तरह अक्षत और वामिका को देखने लगते हैं। कीर्ति कहती है, वामिका तो ऐसे सो रही है कि जैसे उसे कितने सालों बाद ऐसे सोने को मिला हो। देख रहे हैं राजीव अंकल, उसके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है। सेक्ट लीडर राजीव तो बेचारे चुप खड़े थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आखिर वामिका है तो उनकी ही बेटी। वो अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था कि अपनी बेटी को ऐसे वहां पर है। कीर्ति कहती है, दोनों बहुत अच्छे कपल लग रहे हैं। रंजीत कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। ईशानी सोचती है, क्या खाक सही कह रहे हैं, दोनों बिल्कुल भी कपल नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हंस के बगल में बत्तख। भला वामिका जैसी हंस के साथ वो अक्षत जैसा बत्तख कैसा लगेगा? उठने दो इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये ऐसे कैसे किसी लड़की को कडल करके सो सकता है, वो भी मेरे सामने? एक सेकंड, मुझे इसके ऐसे करने से क्यों फर्क पड़ रहा है?
मुझे इससे क्या मतलब कि ये कैसे और कहाँ सो रहा है, किन लड़कियों के साथ है, मुझे इसके लाइफ से क्या मतलब। तो फिर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? अरे हाँ, मुझे तो गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऐसे खुले आसमान के नीचे सो रहा है और इसके बाकी के लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ, मुझे इस कारण से ही गुस्सा आ रहा है। ये सब सोचते हुए ईशानी का चेहरा लाल हो गया था। उससे तो सामने देखा ही नहीं जा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अक्षत का गला दबा दे। कीर्ति कहती है, क्या हमें दोनों को उठा देना चाहिए? राजीव वहां से जा ही रहे थे। वो कहते हैं, नहीं, सीनियर को ऐसी जगाना ठीक नहीं है। हम सबको अंदर चले जाना चाहिए और ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि हमने तो उन दोनों को देखा ही नहीं। सभी अब जा ही रहे थे कि तभी ही अक्षत की आंखें खुल जाती है। अब तो सभी वहां से जा ही नहीं सकते थे क्योंकि अब तो अक्षत उठ ही चुका है। अब अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब को क्या जवाब दे। इन सब ने तो सब देख लिया और सुन लिया था। उसका तो बेचारे का ये हाल हो गया था कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका साथ में हो और तभी प्रेमिका के पिताजी सामने हाजिर हो गए हों। उस समय जो हाल उस लड़के की होती है वही अक्षत की थी। बस अंतर ये था कि अभी अक्षत और वामिका प्रेमी और प्रेमिका नहीं है। वामिका सबको हल्के से सिर ऊपर करके देखती है। अब तो उसका और भी सिर नीचे हो गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना मुंह छुपा ले। एक तो वो पहले से ही इतना एम्बारसमेंट फील कर रही थी और अब तो और उसको सबने देख लिया था। उसका तो शर्म के कारण पूरा चेहरा ही लाल पड़ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया था, नहीं तो और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता। ईशानी थोड़ा गुस्से भरी आवाज में कहती है, तुम वामिका को क्यों बाहर ले आए? तुम तो कह रहे थे कि उसे आराम करने देना चाहिए। अक्षत अपनी ओर उंगली करके कहता है, क्या मैं? अक्षत सोचता है, अरे मैंने कब वामिका को लाया? ये तो सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या मैं इसे ऐसा इंसान लगता हूँ? मेरे जैसा इंसान कहीं मिलेगा ही नहीं। मैं कितना अच्छा हूँ। अरे मैं सिर्फ 2-3 नहीं 4-5 लड़कियों के बारे में ही सोचता हूँ बस। वामिका को लगा कि कहीं सबको गलतफहमी ना हो जाए जिससे सब अक्षत को गलत समझने लगे। एक तो उसके वजह से ये हो रहा था। वो कहती है, वो इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मैं ही यहाँ आकर सो गई थी। मुझे बस रात में गर्मी लग रही थी और मुझे ज़्यादा होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। सभी अब अपना सिर हिला देते हैं। सभी समझ रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वामिका की तबीयत ठीक नहीं है। कीर्ति कहती है, ओह अच्छा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें ऐसे बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? इतना कहकर वो वामिका को साथ लेकर अंदर जाने लगती है। ईशानी के मन में चल रहा था, चल झूठी, मेरे अक्षत से ऐसे लिपट कर सोई हुई थी और कह रही हो कि गर्मी लग रही थी। एक सेकंड में ये क्या सोच रही हूँ? अक्षत कब से मेरा हो गया? आखिर मुझे हो क्या गया है? मैं बार बार इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? ये सब सिर्फ और सिर्फ अक्षत की वजह से हो रहा है। ईशानी अक्षत को थोड़ा आंखें बड़ी करके घूर रही थी। अक्षत सोचता है, अब इसे क्या हो गया है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने कुछ ऐसा वैसा थोड़ी किया था। छोड़ो भी, दुनिया कोई भी हो, लोग लड़कों को ही गलत समझते हैं। हमेशा लड़के ही गलत होते हैं। ये एक सत्य है। मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ईशानी भी अब वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अक्षत राजीव को देखकर घबरा जाता है कि कहीं राजीव गुस्से में तो नहीं है। आखिर वामिका है तो उनकी ही बेटी। अक्षत की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसके माथे पर पसीने भी आ रहे थे। वो सोचता है, हे भगवान, आज ये कैसा दिन है? इसे बुरा कहें या फिर अच्छा? प्लीज मुझे बचा लो। राजीव एकटक अक्षत को ही देख रहे थे जिससे तो अक्षत की हालत और भी गंभीर हो रही थी। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ, ये स्टोरी आगे के चैप्टर तुरंत जल्दी लाइए तो मैं आगे चैप्टर आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाकर डालने का कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।